Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the class number 2 of Certified Blockchain Development course. अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे उससे रिलेटेड है। मतलब जिसमें हम डेवलपमेंट करेंगे एटीएम के बारे में आज हम सारा पढ़ेंगे। और जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जिनको वेबसाइट पे काम आता है, मतलब जो वेबसाइट बनाना जानते हैं, जावास्क्रिप्ट को जानते हैं और बेसिक लेवल भी जानते हैं, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का ब्लॉकचेन का डेटा रीड करेंगे। आपने ब्लॉक एक्सप्लोरर पे तो देखा होगा इथीरियम का डेटा या बिटकॉइन का डेटा कैसे देखा है, लेकिन उस डेटा को हम अपने जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट करेंगे और रियल टाइम होगा वो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लास के मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं कि व्हाट इज इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन एंड इथीरियम ईवीएम। तो ये तीनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और फिर हम लोग इंटरेस्टिंग पार्ट पे स्विच हो जाएंगे जो कि है डेवलपमेंट। क्योंकि मैं मोस्टली अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग डेवलपर्स हैं और आप लोगों को अपनी एप्लीकेशंस को डिसेंट्रलाइज ऐप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिहाज से हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए हम लोग इथीरियम के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इथीरियम। इथीरियम का जो मेन मोटिव था, हम लोग अगर इथीरियम को देखें तो इथीरियम का जो फाउंडर है वो ये फाउंडर थे, इनका नाम बहुत विटालिक बुटेरिन इनका नाम है। तो इन्होंने इथीरियम की ब्लॉकचेन बनाई। तो इथीरियम की ब्लॉकचेन क्यों बनाई इसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी 18 साल की उम्र में इन्होंने ब्लॉकचेन बनाई। तो इनका ब्लॉकचेन बनाने का पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये था क्योंकि ये था कि हम लोग ब्लॉकचेन पे प्रोग्राम्स लिख सकें। जैसे हम लोग आज इंटरनेट पे वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हम कोई सी भी कस्टम कोडिंग कर देते हैं तो हमारी लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन जब बिटकॉइन ब्लॉकचेन आई थी सबसे पहले उस पे कोई हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे, कोई डिसेंट्रलाइज़ ऐप नहीं बना सकते थे, कोई प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते थे। तो उन्होंने इथीरियम बना के ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग इस पे इथीरियम पे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज़ ऐप्स बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज़ वेबसाइट्स बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बहुत चीज़ें दुनिया की सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको और जाके पता चलेगा। तो इथीरियम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना सारा सिस्टम लेके चलती है। तो इसको हम अब कंपेयर करते हैं इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन। तो इथीरियम का जो कॉइन है, जो कॉइन था बिटकॉइन का, वो बीटीसी है। जो इथीरियम का जो कॉइन है वो ईथर है। कभी ईथर कहते हैं, कभी ईथ कहते हैं, ईथ शॉर्ट फॉर्म होती है। और ऑब्जेक्टिव जो था इसका इथीरियम का है कि उसमें हम प्रोग्राम्स लिख सकें, उस पे हम कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें। और बिटकॉइन का जो ऑब्जेक्टिव था वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, मतलब हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकें। जैसे जैसे हम लोग बैंक से करते हैं तो बैंक एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है। तो बिटकॉइन जब आया तो उसने सेंट्रल अथॉरिटी को बिल्कुल ही हटा दिया। वो सारी पीयर टू पीयर, मतलब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होने लगी, सिर्फ पैसों को ट्रांसफर करने के लिए। ना उसमें हम लोग मैसेज, मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन बना सकते थे व्हाट्सएप जैसी, ना फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बना सकते थे। इथीरियम में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी कस्टम लॉजिक जो हमारे दिमाग में आ रही है, हम उसको प्रोग्राम करके इथीरियम की ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं। और इसका कंसेंसस के बारे में मैं शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। तो कंसेंसस जो अभी आपको मैं बता देता हूँ ये क्या है, और आगे इसका पूरा ओवरव्यू दूँगा। कुछ कंसेंसस जो इथीरियम जो है पीओएस पे चलती है। पीओएस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक। और जो पीओडब्ल्यू है, जो इथीरियम बिटकॉइन यूज़ करता है, वो पीओडब्ल्यू है, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। इथीरियम भी पहले प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करती थी, लेकिन इथीरियम अपग्रेड हो गई तो मर्ज के बाद तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच हो गई। तो इसका इथीरियम का ब्लॉक टाइम है 15 मिनट एवरेज। मतलब ये हर 15 मिनट पे अ, वो करता है, ब्लॉक माइन करता है। और जो बिटकॉइन है वो 10 मिनट एवरेज पे अपने ब्लॉक माइन करता है। तो ट्रांजैक्शन थ्रूपुट मतलब पर सेकंड कितनी ट्रांजैक्शन होती है, मतलब इस पे कितनी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो 30 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 30 ट्रांजैक्शन इथीरियम में हो सकती हैं। और बिटकॉइन में, जहाँ पे अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन में सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन है जो एक टाइम पे बिटकॉइन हैंडल कर सकता है। और ये थोड़ी वेरी करती रहती है, कभी 7 हो जाती है, 8 हो जाती हैं। और ये थोड़ा नेटवर्क की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। सप्लाई इसकी इनफाइनाइट है, इथीरियम की सप्लाई इनफाइनाइट है। और जो बिटकॉइन है उसकी 21 मिलियन बीटीसी है। अब ये सप्लाई वो वाली सप्लाई नहीं है, मैक्सिमम सप्लाई। अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें कि बिटकॉइन अगर आप खोलेंगे, अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा
इसका आ रहा होगा टोटल सप्लाई मतलब जो अभी तक मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, मतलब इतने जो बीटीसी हैं वो मिंट हो चुके हैं। और जो मैक्स सप्लाई है मतलब मैक्सिमम कितने बिटकॉइन दुनिया में हो सकते हैं वो 21 मिलियन है। इससे ज़्यादा बिटकॉइन दुनिया में नहीं हो सकते। अगर होंगे भी तो वो सिर्फ मैं और आप लोग जो है उसको एक्सचेंज कर रहे होंगे। जैसे 10 रुपये मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दो तो 5-5 के नोट दे रहे हैं, तो ऐसे एक्सचेंज हो रहे होंगे, मिंट नहीं हो रहे होंगे। और अगर मैं इथीरियम को देखूँ तो इथीरियम की जो मैक्स सप्लाई है, हम इथीरियम पे जाएँ, तो इथीरियम की जो मैक्स सप्लाई है तो यहाँ पे ये साइन बना हुआ है, इसका मतलब है इन्फिनिटी। और इसकी जो टोटल सप्लाई जो अभी मार्केट में है, मतलब मार्केट में जितने मिंट हो चुके हैं वो इतने ईथ हैं। तो मैक्स सप्लाई इसकी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि इसका जो इथीरियम का जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो गोल है उसको मार्केट के जो इथीरियम की जो प्राइस है उसको लो रखने का इनका टारगेट है, कि मतलब जितना लो प्राइसेस होंगे उतना ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने मैक्स सप्लाई इन्फिनिटी रखी हुई है। और बिटकॉइन का जो है, अ, अगर हम बिटकॉइन का मैक्स सप्लाई देखें 21 मिलियन बिटकॉइन है, तो इन्होंने बिल्कुल अपनी बीटीसी की जो तादाद है वो फिक्स कर दी है, दुनिया में इतनी ही बीटीसी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इससे दुनिया पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप देखें डायमंड, अगर आप एग्जाम्पल लें डायमंड की, तो डायमंड दुनिया में बहुत कम है, तो इसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी हुई है। तो मतलब बहुत रेयर माना जाता है अगर हमें डायमंड मिल जाए, तो उसमें भी डायमंड्स की टाइप है, कुछ डायमंड्स हमें मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते। दुनिया में हैं बहुत कम तादाद में। अगर दुनिया में इन्फिनिटी मतलब ऐसे डायमंड होते कि हमेशा हमेशा ही रहते डायमंड, हम कहीं भी जा रहे हैं हमें मिल रहे हैं डायमंड, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई प्राइस नहीं होती। हम ऐसे ही, जैसा हमारे पास आज नोट है 10 रुपए का, वो हम ऐसे एक्सचेंज कर रहे होते डायमंड को। तो जब आज की दुनिया में जो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो डायमंड जो है बहुत ही रेयर है। रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दुनिया में बहुत कम डायमंड है, तो इसी वजह से उसकी प्राइस बढ़ी हुई है। अगर मुझे कोई रोड पे चलते हुए डायमंड मिल गया तो मैं उसको उठा के रखूँगा, मैं उसको बेचूँगा नहीं। और अगर मैं किसी को बेचना भी चाहूँगा तो उसकी मैं हाई प्राइस बोलूँगा, जो मुझे अच्छे प्राइस देगा मैं उसको बेच दूँगा और बहुत महँगा बेचूँगा। तो बीटीसी दुनिया में बहुत कम है, तो इसी वजह से जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इतने ज़्यादा है। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा प्राइस है। और अगर आप इसको कंपैरिज़न करें इथीरियम पे, तो इसका प्राइस है सिर्फ $2000, और अब $2000 का एक इथीरियम हमें मिल जाएगा। तो ये दुनिया में इन्फिनिटी है, मतलब हर जगह हमें अवेलेबल है। तो अगर हम इसको मिंट करेंगे तो हमेशा मिंट होते रहेंगे। तो इस वजह से इथेरियम का गोल यही था कि ये एक्सेसिबल हो, हर पर्सन इसको खरीद सके। तो इस वजह से इथेरियम की जो प्राइस है और मैक्स सप्लाई है वो इन्फिनिटी है। तो अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं वाई मैक्स सप्लाई ऑफ इथेरियम इज इन्फिनिटी, तो इसके आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे। लेकिन आपको दोबारा मैं ओवरव्यू मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि हमें जो इथेरियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे ना, तो हमें इथेरियम को थोड़ा बिटकॉइन से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इस वजह से हमें इथेरियम ज़्यादा समझ आएगा। तो इथेरियम पे जैसे मैंने आपको बताया कि इथेरियम पे हम लोग ऐप्स बना सकते हैं, मतलब फेसबुक जैसी ऐप बना दी हमने, व्हाट्सएप जैसी ऐप बना दी। कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हम दिमाग में हम सोच सकते हैं, हम वो इथेरियम पे बना सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ें बिटकॉइन पे नहीं कर सकते, और बिटकॉइन पे हम क्यों नहीं कर सकते वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। व्हाट इज नॉन टरिंग कंप्लीट एंड टरिंग कंप्लीट? टरिंग कंप्लीट मतलब उसमें लूप्स हो सकते हैं, और नॉन टरिंग मतलब उसके अंदर लूप्स नहीं हो सकते। तो वही इसी यही वजह है कि हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम पे बिटकॉइन पे हम लोग प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते। तो अभी नॉन टरिंग और टरिंग के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इथेरियम को हम लोग बिटकॉइन से अगर कंपेयर करें तो इथेरियम का कॉइन ईथर है, बिटकॉइन का जो कॉइन है वो बीटीसी है, शॉर्ट फॉर्म में बीटीसी बोलते हैं, वैसे बिटकॉइन बोलते हैं। इथेरियम के जो कॉइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईथ बोलते हैं, ईथर भी बोलते हैं और इथेरियम भी बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है इथेरियम का वो अपने ऊपर प्रोग्राम्स बनाना था, मतलब कोई भी अगर डेवलपर आए और वो इथेरियम के ऊपर अपना प्रोग्राम्स लिख सके, मतलब डेवलपर्स अपने प्रोग्राम लिख सकें और उसके अंदर एप्लीकेशन बना सकें। और बिटकॉइन के अंदर ऐसा नहीं है। डीसी एक्सचेंज का मतलब, किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि डीसी एक्सचेंज का मतलब क्या है? डीसी एक्सचेंज मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो मतलब मिडल मैन को बिल्कुल हटा दिया, मैं किसी को मुझे पैसा देना है मैं खुद जाके दूंगा। ब्लॉकचेन में मैं यहीं से बैठे बैठे ट्रांसफर करूंगा तो उसको बीच में से मिल जाएगा। और कंसेंसस कंसेंसस को अगर आप लोग एक एज अ ओवरव्यू लें, मतलब कंसेंसस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो कंसेंसस हम वो उस चीज़ को कहते हैं। कंसेंसस एक, हम कुछ लोग कहते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल, कुछ कहते हैं कंसेंसस रूल। कंसेंसस प्रोटोकॉल वो होती है, कंसेंसस प्रोटोकॉल वो चीज़ होती है कि जब भी जब माइनर्स कोई ब्लॉक वैलिडेट करेंगे, तो कोई वैलिडेट करने का रूल होना चाहिए ना, या ऐसी कोई भी उठा के किसी को भी दिल चाहा उसने उठा के ब्लॉक रख दिया। उसका कोई रूल होना चाहिए कि हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे उसको। जो जो वैलिडेट करने का जो रूल होता है उसको कहते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल। ये मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। अगर किसी को क्लास बंक करनी है,
पूरी हम लोगों को ग्रुप बंक करना है, मतलब क्लास में से पूरी क्लास को एक साथ बंक करना है। तो हम लोग जो है पूरी क्लास में सब एग्री होंगे कि हम लोग हाँ भाई बंक करेंगे, हम लोग बंक करके चलेंगे, कोई भी क्लास में नहीं होगा। तो अगर इसमें से कोई भी अगर नौ तो अगर हम सब एक साथ एग्री करेंगे तो हम लोग क्लास बंक कर सकते हैं, पूरी क्लास एक साथ बंक कर सकती है, कोई भी क्लास में नहीं होगा जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होगा। अगर इसमें से अगर कोई बंदा नहीं मानता कि नहीं नहीं मैं बंक नहीं करूंगा, तो पूरी क्लास को बैठना पड़ेगा। और वो क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि वो टीचर को बता देगा कि सबने बंक किया है, सबका प्रोग्राम था। तो अगले दिन टीचर प्रिंसिपल को बता देंगे तो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसी वजह से पूरी क्लास को बंक करने के लिए एक साथ बंक करना पड़ेगा, मतलब सबको एग्री होना पड़ेगा कि भाई हम लोग बंक कर रहे हैं। तो इसी वजह से कि जो ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉक को माइन करने के लिए या किसी भी ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर लगाने के लिए, ऐड करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूल होता है। वो रूल सब फॉलो करते हैं कि बिटकॉइन में ये है कि नॉन्स हमें मैच करना होता है। नॉन्स मैच करेंगे, फिर जिसने वो मैच किया है माइनर, वो पूरी बिटकॉइन में जो जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी माइनर्स होंगे, उनको बताएगा हाँ भाई मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मैंने माइन कर लिया। तो सब वैलिडेट करेंगे मैंने सही किया नहीं नहीं किया, तो सब वैलिडेट करते हैं। तो ये उसका सही निकलता है तो सारे अपने पास जो ब्लॉक होता है, न्यू ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है, सब उसकी कॉपी अपने पास ले लेते हैं। तो सारे रियल टाइम में अपडेटेड रहते हैं और ब्लॉकचेन में ब्लॉक भी ऐड होता रहता है। टारगेट इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, क्या इंटीग्रेट नहीं कर सकते? मतलब हम इंटीग्रेशन से ये बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करें। तो आज हम वही करेंगे, तो इसी वजह से आज जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। सर बीटीसी तो इथेरियम से ज़्यादा सिक्योर हुआ फिर? नहीं, बीटीसी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको इथेरियम का नहीं पता कि इथेरियम पे हम ब्लॉक जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, चलें मैंने आपको बताया कि हम इथेरियम में लूप्स डाल सकते हैं, बिटकॉइन में लूप्स नहीं डाल सकते। तो अगर किसी कोई भी हैकर आया या किसी बंदे ने भी ऐसा लूप डाल दिया जो हमेशा चलता रहे, तो वो तो पूरे नेटवर्क को हैंग कर देगा ना। तो आपके दिमाग में ही आ रहा होगा, तो इसी वजह से आप सोचते होंगे कि नहीं ये तो सिक्योर नहीं है इथेरियम। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा जो इनके फाउंडर हैं उस उन्होंने ये तरीका निकाला, मतलब बहुत अच्छा सोचा जब ये इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है ये अभी तक है। वरना हर कोई इसको हैक कर रहा होता, क्योंकि जब भी हम लूप चलाते हैं तो कोई भी हमें जो फंक्शन चलाना होता है प्रोग्राम के अंदर या कोई भी चीज़ कॉल करनी होती है, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। तो लूप हम जितनी दफ़ा चलाएँगे तो उतनी दफ़ा हमें पे करना पड़ेगा। तो वो पहले से ही जो हमारा फ़ंक्शन होता है, वो पहले से ही बता देता है ये इन्फिनिटी चलने वाला है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गैस लगेगी। तो इतना तो उसके पास होगा ही नहीं, तो कोई हैकर भी चाह के भी इथेरियम को हैक नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ये प्रोग्राम रन करने के लिए अपना पास से पे करना पड़ेगा। तो ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। इथेरियम के ऊपर ऐसी डेवलपमेंट होती है, मतलब कोई भी फंक्शन हमने कॉल किया उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, तो जब जाके वो फंक्शन कॉल होगा। तो चलिए हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, आप लोगों ने खुद भी ये रीड कर लिया होगा, क्योंकि मैं इसको दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ। और मैंने ये भी बता दिया कि सप्लाई इनफाइनाइट क्यों है इथेरियम की और बिटकॉइन की। जो सप्लाई है वो 20 और मिलियन तक ही क्यों है, मतलब इतनी ही दुनिया में क्यों हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने इस वीडियो में भी बता दिया है, तो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर मैं इसको दोबारा बताऊंगा तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और हमें आज बहुत कुछ करना है। तो चलिए इससे पहले हम कंसेंसस मैकेनिज्म देख लेते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म के रूल्स क्या-क्या हैं? तो मतलब माइनर्स को कोई भी ब्लॉक माइन करने के लिए क्या रूल ऐड करना होगा? तो इसके लिए हम देखते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। पासिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ कम्युनिटी और टीम इज कॉल्ड कंसेंसस। मतलब जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर जैसे बिटकॉइन के अंदर सारे माइनर्स हैं, सबके माइनर्स के एग्रीमेंट के हिसाब से अगर वो एग्री करेंगे तो हम ब्लॉक ऐड कर पाएंगे, अगर एग्री नहीं करेंगे तो वो ब्लॉक हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो कंसेंसस इज अ बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन। अगर कंसेंसस नहीं होगा तो ब्लॉकचेन नहीं चल सकती, क्योंकि एक रूल है ब्लॉक को ऐड करने का। जब ब्लॉक ही ऐड नहीं होगा ब्लॉकचेन में तो ब्लॉकचेन चलेगी कैसे? सर डेटाबेस भी कवर करेंगे आप इस कोर्स में। डेटाबेस मैं क्यों कवर करूंगा? क्योंकि डेटाबेस जो है एक सेंट्रलाइज चीज हो जाएगी, क्योंकि डेटाबेस के लिए हमें सर्वर बनाना पड़ेगा। सारे लोगों का डेटा एक ही सर्वर में जाएगा तो एक सेंट्रलाइज चीज हो जाएगी। ब्लॉकचेन का मतलब क्या? ब्लॉकचेन का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कोई सेंटर नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है बीच में से। यूट्यूब का आप देखेंगे, यूट्यूब के हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके सर्वर पे जाती है। कभी यूट्यूब ने सर्वर बंद कर दिया तो हमारा भी कंटेंट उस पे से उड़ गया, यूट्यूब की वेबसाइट पे से। तो ब्लॉकचेन का मतलब ये है डिसेंट्रलाइजेशन, का कोई सेंटर नहीं है, कोई भी हमारा पैसा लेके नहीं भाग सकता। कोई भी अगर यूट्यूब डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे बनी हुई है, ब्लॉकचेन पे बनी हुई है, तो मैं उसको लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि उसको कम्युनिटी चला रही है, उस पर दुनिया के सारे लोग चला रहे हैं उसको।
चलिए अब हम इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रूफ POW जो है प्रूफ ऑफ वर्क को कहलाता है। प्रूफ POS प्रूफ ऑफ स्टेक को हम कहते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो इथीरियम कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करता है वो POS है, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक। और जो बिटकॉइन कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करता है वो होता है POW, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। मतलब हम कोई वर्क करेंगे तो उस वर्क करने के बाद वो बिटकॉइन में ऐड होगा, तो ब्लॉकचेन में ऐड होगा। सर फंक्शन रन करने के लिए अपने पैसों से पे करना पड़ेगा? जी, बिल्कुल अपने पैसों से पे करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये सुन के पूरी कोर्स ही ना छोड़ दीजिएगा कि आपको अपने पैसों से पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम जब भी कोई डेवलपमेंट करते हैं हमारे पास लोकल होस्ट सर्वर होता है, तो हम उस पे जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है हम लोकल होस्ट पे करते हैं, फिर उसको लाइव करते हैं, मेन डोमेन पे डालते हैं। तो इसमें भी यही है कि हमारे पास एक टेस्ट नेट होता है, उसमें हमें फ्री में पैसे मिल जाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से हमें अपना रियल मनी नहीं लगाना पड़ता। तो जितना चाहे हम उस पे टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, जब जब हमारा प्रोग्राम कोड सब फाइनल हो जाता है, टेस्टिंग वगैरह हो जाती है, फिर हम उसको मेन नेट पे डालते हैं। यहाँ पे मेन नेट और टेस्ट नेट का कॉन्सेप्ट होता है। मेन नेट में हमें अपने पैसे से पे करना पड़ता है, टेस्ट नेट में हमें वो पैसे पहले से ही मिले हुए होते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए POW और POS में हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं कि इसके बीच में क्या है, कि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक को क्यों फॉलो कर रहा है। पहले प्रूफ ऑफ वर्क को करता था। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क करने में जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन्स जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें वो नॉन्स जो हमें ब्लॉकचेन हमें देती है, हमें उसके बराबर मैच करना होता है, ताकि हम वो ब्लॉक जो है बिटकॉइन में या ब्लॉकचेन में ऐड कर पाए। सर ये एक डेमो एकदम सर्वर की तरह होता है। हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन की दुनिया का बैकएंड, ऐसा आप कह सकते हैं, बैकएंड फ्रंट एंड। वैसे ये टर्मिनोलॉजीज वेब3 की एप्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, डिसेंट्रलाइज एप्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि कोई भी माइनर को कोई नॉन्स मिलता है ब्लॉकचेन की तरफ से, बिटकॉइन की तरफ से एक नॉन्स मिलता है कि आपको ये ब्लॉक माइन करने के लिए ये नॉन्स आपको मैच करना पड़ेगा अपने ब्लॉक को माइन करने के लिए। तो वो जो नॉन्स है वो जनरेट करता है, बार-बार जनरेट करता है, बार-बार जनरेट करता है। तो उसके लिए कंप्यूटेशनल पावर लगती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसके लिए ग्राफिक कार्ड लगते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेवी सिस्टम चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा महँगा और बहुत ज़्यादा हेवी सिस्टम चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है, जब भी हमारे ग्राफिक कार्ड रन करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बर्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो वो आसमानों पे जाती है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब करती है। तो इस वजह से जो बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा ले रहा है, कंज़म्पशन भी ज़्यादा ले रहा है और हमारा एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहा है। तो प्रूफ ऑफ वर्क से हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है, हमें पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। प्रूफ ऑफ वर्क को लोग सिक्योर भी ज़्यादा मानते हैं, लेकिन इसमें सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी का ज़्यादा इतना वो इशू नहीं होता। ये बस एक कंसेंसस मैकेनिज्म है। तो जब भी हम लोग वो ब्लॉक को अपनी कंप्यूटेशनल पावर से माइन करते हैं, तो हमें ब्लॉकचेन को, बिटकॉइन को ये दिखाना होता है, प्रूफ दिखाना होता है कि भाई हाँ, मैंने ये जो ब्लॉक है ये मैंने माइन कर दिया है, और मैं नॉन्स जो आपने मुझे टारगेट दिया था, मैं उस नॉन्स के हिसाब से वो वैल्यू ले आया हूँ, मतलब मैच कर रहा हूँ। तो ये जितने भी माइनर्स होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, वो सारे वेरीफाई करते हैं इसको, फिर वो ब्लॉक ऐड होता है। तो जो इस माइनर ने भी इतनी मेहनत करी है ब्लॉक माइन करने के लिए, उसको इसका रिवॉर्ड मिलता है BTC में, और वो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा खासी होता है। अच्छा, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? प्रूफ ऑफ स्टेक ये होता है, इथेरियम में क्या होता है, इथेरियम में माइनर्स होते हैं, लेकिन वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम नहीं करते। मतलब वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम नहीं करते, उनका मैकेनिज्म अलग है। मतलब ब्लॉकचेन को माइन करने का, मतलब ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने का प्रोसेस अलग है। उनको किसी और तरीके से रिवॉर्ड किया जाता है। अगर किसी भी माइनर को इथेरियम में ब्लॉक माइन करना है, तो वो क्या करेगा, उसको उसके बाद 32 इथेरियम होने चाहिए। ब्लॉक इथेरियम का ये क्राइटेरिया है कि अगर आपको माइनर बनना है तो आपके पास 32 इथेरियम होने चाहिए। आप अगर आपके पास 32 इथेरियम होंगे तो आप ही ब्लॉक माइन कर सकते हैं। तो 32 इथेरियम वो हमारे पास नहीं होते, मतलब हमारे पास होते हैं, हमारे पैसे ही होते हैं 32 इथेरियम, लेकिन वो हमें इथेरियम को देने पड़ते हैं। तो अगर हमने कोई भी अ, गलत ब्लॉक या ऐसा ब्लॉक माइन कर दिया कि, मतलब मैंने किसी को 5 BTC ट्रांसफ़र करने थे और मैंने कर दिए 10 BTC, तो 10 BTC से मैंने किसी को 10 इथेरियम ट्रांसफ़र करने थे, मैंने उसको कर दिए 15 इथेरियम ट्रांसफ़र, तो मेरे पास तो 10 इथेरियम थे ही नहीं, और माइनर ने मेरे 15 इथेरियम वाले ट्रांज़ैक्शन को माइन कर दिया। तो वो जो माइनर ने गलत ब्लॉक माइन किया, तो उसके जो 32 इथेरियम्स थे, वो सारे के सारे लॉस हो जाएँगे। तो इसी वजह से जो माइनर्स होते हैं इथेरियम में, वो अपनी ऑनेस्टी से चलते हैं, ताकि कोई भी जो इथेरियम को हैक ना कर पाए। जब भी इतनी ज़्यादा 32 इथेरियम वैल्यू रखी है इथेरियम वालों ने, कि हम लोग इतना जो भी जिसके पास भी इतने इथेरियम होंगे वो माइन कर सकेगा।
चलिए अब इसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस अगर आपको इसमें आपको सिर्फ ये आपके डेवलपमेंट में ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में काम आ सकता है ये। कहीं अगर यहाँ काम नहीं आएगा तो वहाँ काम आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इथेरियम कौन सी कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज़ करता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को इसको यहीं पे रख दूँ, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें अभी समझा दी। अच्छा, माइनर्स को बिटकॉइन में ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है बीटीसी में, और वो होता है बिटकॉइन की तरफ से। उसको यूज़र, जैसे मैं ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ तो मैं खुद से पे नहीं कर रहा किसी माइनर को। लेकिन वो जो बिटकॉइन है, जब भी कोई माइनर ब्लॉक को माइन करता है, उसको बीटीसी बिटकॉइन की तरफ से, बिटकॉइन के प्रोग्राम की तरफ से वो रिवॉर्ड मिलता है बीटीसी में। लेकिन इथेरियम में ऐसा नहीं है। इथेरियम में जो माइनर्स काम करते हैं वो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस पे काम करते हैं। मैं अगर मुझे मुझे ट्रांसफ़र करनी है, मुझे कोई भी लड़का है उसको ट्रांसफ़र करने हैं 5 इथेरियम, तो मैं उसको ट्रांज़ैक्शन फ़ी दूँगा। उस ट्रांज़ैक्शन को पास कराने के लिए फ़ी दूँगा। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी। तो इसी में ये होता है, अगर मैं ट्रांज़ैक्शन के लिए पे करूँगा, ट्रांज़ैक्शन की फ़ीस दूँगा, तो जब भी मेरी ट्रांज़ैक्शन आगे जाएगी। तो इसके लिए माइनर्स काम करते हैं। माइनर्स का रिवॉर्ड ट्रांज़ैक्शन फ़ीस होती है जो हम देते हैं। अच्छा, बिटकॉइन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करना पड़ता है, जिसके लिए हैवी कंप्यूटेशन लगती है, हैवी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। लेकिन पीओएस में, प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ आपको एक सिंपल तरीके से माइन करना होता है, जिससे एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होता, जिससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं सकती। तो जिसके पास नॉर्मल लैपटॉप है वो भी माइन कर सकता है, लेकिन नॉर्मल लैपटॉप होने से ज़्यादा आपके पास 32 इथीरियम होने चाहिए। अगर आपके पास 32 इथीरियम होंगे तो ही आप माइनर बन सकते हैं इथीरियम में। एनर्जी कंजप्शन इज हाई इन पीओडब्ल्यू, मतलब बिटकॉइन में, और एनर्जी कंजप्शन इज लो इन पीओएस। अच्छा, ये पीओडब्ल्यू का बिटकॉइन से नहीं जोड़ दिया। पीओडब्ल्यू एक कंसेंसस प्रोटोकॉल है। पीओडब्ल्यू जो है पहले इथेरियम भी यूज करता था, लेकिन अब वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच हो गया। अच्छा, इसमें हैवी कंपटीशन लगती है प्रूफ ऑफ वर्क में, और प्रूफ ऑफ स्टेक में नॉर्मल इक्विपमेंट लगती है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। सर, और बाइनेंस चेन में क्या रूल होता है? अगर आप बाइनेंस के बारे में बात करें ना, बाइनेंस जो इथेरियम का जो बाइनेंस से पहले हम इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम का जो कोड है ना, वो ओपन सोर्स है, मतलब हर कोई उसको देख सकता है। तो बाइनेंस वालों ने क्या किया, इथेरियम का कोड लिया और एग्जैक्टली अपने पास कॉपी पेस्ट कर लिया। तो उनका भी, लेकिन उनमें ट्रांजैक्शन फी थोड़ी लो है। तो बस उन्होंने बस इथेरियम है वो पूरा इथेरियम ही, बस उन्होंने इथेरियम का कॉपी पेस्ट करके थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दी हैं। अच्छा, हम अब आगे बढ़ते हैं। नोड्स इन इथेरियम, फुल नोड, नाइट नोड, अचीव नोड। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे अगर पूरी ब्लॉकचेन में 10 लोग हैं, तो 10 के 10 तो माइनर्स नहीं होंगे। अगर वो सारे माइनर्स होंगे तो ट्रांजैक्शन कौन करेगा? और ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो ब्लॉकचेन आगे कैसे बढ़ेगी? तो माइनर माइन क्या चीज़ करेंगे? तो इसमें जो ऐसा रूल नहीं है, ऐसा हो भी सकता था, लेकिन कुछ लोग माइनर्स बन गए क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है माइन करने के लिए। कुछ लोगों को ये सॉल्यूशन मिल गया कि भाई मैं यहाँ से किसी दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ बहुत ही कम फीस में और 1 सेकंड में। तो किसी ने इसको सिर्फ बिटकॉइन को सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए एक बैंक बना के रख दिया। तो मैं ज़्यादातर ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करता हूँ बिटकॉइन को, मतलब इधर से उधर पैसा मंगवाने के लिए, पैसा भेजने के लिए। मैं माइनिंग नहीं करता। तो हमारे जो पूरे ब्लॉकचेन होती है उसमें कुछ माइनर्स होते हैं और उनके पास होता है फुल नोड। तो वो फुल नोड चला जाते हैं, मतलब फुल नोड मतलब हर चीज़ का डेटा होता है उनके पास। लोकली स्टोर्स अ कॉपी ऑफ एंटायर ब्लॉकचेन मतलब हर एक चीज़ का डेटा होगा, हेडर्स होंगे, नॉन्सेस होंगे, हर ब्लॉक के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उन सब का डेटा होगा उनके पास। और एक होता है लाइट नोड, जैसे मैं किसी को सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिटकॉइन को और कुछ नहीं। लेकिन हूँ मैं भी नोड इसी के अंदर, मैं ब्लॉकचेन के अंदर ही हूँ, लेकिन मैं लाइट नोड हूँ, मैं फुल नोड नहीं हूँ। लाइट नोड से मतलब बाद में एक नॉर्मल आदमी हूँ जो कि ना माइनिंग कर रहा है ना कुछ कर रहा है, सिर्फ बिटकॉइन को एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, आर्चीव नोड क्या होता है? स्टोर्स एवरीथिंग केप्ट इन फुल नोड एंड बिल्ट एन आर्चीव ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। अच्छा, ये जो आर्चीव जो नोड होता है वो फुल नोड, वो जो अरे माइक खराब हो रहा है, वो जो है आर्चीव नोड है फुल नोड की तरह ही होता है, लेकिन वो फुल नोड को भी रखता है और उस फुल नोड के अंदर जितना भी डेटा होता है उसको हिस्ट्री की तरह रखता है। मतलब पूरा जो का जेनेसिस ब्लॉक होता है, जेनेसिस ब्लॉक मतलब ब्लॉकचेन में जो पहला ब्लॉक होता है वहां से लेके आखिर तक,
लेकिन वो सिर्फ हेडर्स रखता है, मतलब ब्लॉक के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन है उसको नहीं रखता, क्योंकि उसको नहीं रखता। फुल नोड क्या रखता है, पूरी ट्रांजेक्शन भी रखता है, ट्रांजेक्शन का जितना डेटा है वो सब रखता है। आर्चिव नोड क्या करता है, सिर्फ ब्लॉक नंबर रखता है वो। और अगर उसको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में जाना है, जैसे 2 नंबर ब्लॉक पे जाना है, 2 नंबर ब्लॉक का डेटा मालूम करना है, तो वो उस 2 नंबर ब्लॉक तो वो फैच कर लेगा। जैसे एपीआई में आप कोई भी एंड पॉइंट फैच वगैरह करते होंगे तो उसको सिर्फ फैच कर लेता है। तो इस तरीके से अचीव नोड काम करता है। इसके अलावा भी बहुत नोड होते हैं, टाइप ऑफ नोड्स इन ब्लॉकचेन। मुझे लग मुझे पता है थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर हमें ये सब पता हो तो ही होगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे यार, बिटकॉइन में ब्लॉकचेन में सिर्फ माइनर्स ही होते हैं। माइनर्स ही होंगे तो ट्रांजेक्शन कौन करेगा? इस वजह से आपको बताना ज़रूरी है कि लाइट नोड भी होता है, अचीव नोड भी होता है, और बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड्स मतलब एक कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर आप कह लें, या फिर आप किसी पर्सन कह रहे हैं, मैं पर्सन हूँ ब्लॉकचेन के अंदर, एक पर्सन हूँ, नोड भी कह सकते हैं मुझे। देखिए, माइनर नोड होते हैं जो माइन करते हैं ब्लॉक को। अथॉरिटी नोड होते हैं, देखिए बहुत सारे नोड हैं। फुल नोड होते हैं, लाइट नोड होते हैं। अच्छा, माइनर नोड जो है फुल नोड रखते हैं ना, फुल नोड की कॉपी, मतलब पूरा जेनेसिस ब्लॉक से लेके आखिरी ब्लॉक तक सब रखते हैं। पिन फुल नोड होते हैं, सुपर नोड होते हैं, और बहुत सारे नोड्स होते हैं इसमें। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आरपीसी नोड होता है, आरपीसी अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कंसेंसस एल्गोरिथम ये नोड नहीं है, ये एल्गोरिथम है, प्रोटोकॉल है, रूल है। कॉन्सेंस देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, कॉन्सेंसस रिफर्स टू द रूल बाय व्हिच ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑपरेट्स एंड कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेन ऑफ ब्लॉकचेन। मतलब इसका ये मतलब है, ब्लॉक को ऐड करने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है। द कंसेंसस प्रिंसिपल, ये आप लोग खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आवाज़ एकदम कम हो जाती है। जी, जी, वो कम होगी क्योंकि मुझे ना, जो मेरा माइक मैं हैंड फ्री यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें बटन है, वो मुझे बटन दबा के रखना पड़ रहा है जब भी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो वो मेरी उँगली बार-बार दर्द कर रही है, जिसकी वजह से वो बटन छूटा जा रहा है। एक्सआरपी क्या रेट है अभी? तो अगर किसी भी आपको, चलिए एक ऐसा मिडल, कोई भी जो ट्रेडिंग के लिहाज से करना चाहे, तो किसी भी चीज़ को अगर आपका प्राइस मालूम करना हो तो आप ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएँ, या अगर उस पे भी लिख देंगे गूगल पे तो भी आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू, नोट्स पे थोड़ा रिव्यू देते हैं। नोट्स जो है ना, मतलब ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन का नाम ही देखें, ब्लॉक लिखा है, ब्लॉक और चेन, तो ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इनको माइन करने के लिए, इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए होते हैं नोट्स। अगर आपको थोड़ा आगे जाके दिखाऊं, ये देखिए, ब्लॉक बिटकॉइन, मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है कि बिटकॉइन के अंदर नोट्स कैसे दिखते हैं। ये नोड है, ये माइनर भी हो सकता है, नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं ये। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे यूट्यूब का सर्वर आप जैसे मान लें, इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर ये माइनर है, ये कोई ब्लॉक ऐड करता है, तो सारे जो लोग हैं उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वो ब्लॉक ऐड होता है, तो जो सारे हैं, वो जो नया ब्लॉक ऐड हुआ है वो अपने पास अपडेट कर लेंगे। ऐसे चलती है ब्लॉकचेन। ये इथेरियम की ब्लॉकचेन का ओवरव्यू है, इसमें आपको पता चलेगा नोड इसमें आ रहा है, ईवीएम आ रहा है, स्टोरेज आ रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये सब क्या होता है ये भी पता चलेगा आपको। सर, आर्चीव नोड्स बताते हैं। आर्चीव नोड्स वो होते हैं, मतलब वो जो है सिर्फ ब्लॉक का हेडर अपने पास रखते हैं। ब्लॉक का हेडर मतलब आप ऐसा ले लें, इसको ब्लॉक नंबर रखते हैं। तो जैसे ब्लॉक नंबर रखते हैं, अगर उनको जैसे ब्लॉक नंबर 100 या 99 ब्लॉक का कोई डेटा चाहिए, तो 99 ब्लॉक के पास जाते हैं और उसका डेटा फैच कर लेते हैं किसी एपीआई से। तो बस उनके पास एक डेटा आया था, तो वो सारा डेटा, जैसे हमारे पास होता है ना, फुल नोड क्या होता है, फर्स्ट ब्लॉक का डेटा सारा, उसकी फर्स्ट ब्लॉक की ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ब्लॉक को किसने माइन किया, किसका रिवॉर्ड हुआ, सब रखता है फुल नोड। लेकिन आर्चिव नोड क्या होता है, हर एक चीज का सिर्फ ब्लॉक नंबर रखता है और कुछ नहीं रखता, ऐसा आप मान लें। सर, स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। जी, मैं कर दूंगा। सर, ऐसे तो हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड सकता है, लेकिन इसमें हर कोई, जैसे अगर इस बंदे ने कोई भी चीज़ ब्लॉकचेन में ऐड करी, यहाँ पे 2-3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, और उसने कोई भी उठा के ब्लॉक ऐड किया, लेकिन उस ब्लॉक को, ये ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन में कोई उसको देखेगा नहीं, वेरीफाई नहीं करेगा इसने क्या ऐड कर दिया क्या नहीं। अगर इसने कोई ब्लॉक ऐड किया ना, तो ब्लॉकचेन में जितने भी नोड्स हैं, अभी तो यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, ये हज़ारों, लाखों, मिलियंस में होते हैं नोड्स, वो सारे वेरीफाई करते हैं कि वो ब्लॉक आया, इसने सही डाला है या नहीं, उसमें कोई, इसने कोई मिसलिनियस ट्रांजैक्शन तो नहीं डाल दी, कोई हैक चीज़ तो नहीं डाल दी, सब उसको वेरीफाई करते हैं। सर, जो लाइट नोड होते हैं वो ब्लॉक बनते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जो लाइट नोड होता है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन होता है। जैसे मेरा पास कोई वॉलेट है,
मैं बस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और वो ट्रांजैक्शन जा रही है माइनर के पास, जो जो खुद एक नोड है, माइनर भी नोड है, उसके पास वो ट्रांजैक्शन जा रही है, वो उस ट्रांजैक्शन को रैप करके ब्लॉक में रख रहा है। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का आपको प्राइस मालूम करना हो, यहाँ पे आप आ जाएँ ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ पे आप सर्च करें XRP USDT। अच्छा, यहाँ पे तो आपने लिख दिया XRP USDT, लेकिन आपको यहाँ पे पता भी चल रहा है बाइनेंस पे भी अवेलेबल ये कॉइन का पेयर, केयू कॉइन पे भी, बायबिट, ओकेक्स, ये हो गए एक्सचेंजेस। जैसे बैंक्स होते हैं हमारे, बैंक्स पे या एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न यूनियन एक एक्सचेंज है ना, वहाँ पे आके आप डॉलर खरीद सकते हैं, कुवैती दिनार खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक ये बाइनेंस पे जाके, बाइनेंस पे एक्सचेंज है, यहाँ पे आप जाके बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इथेरियम खरीद सकते हैं, सब चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर मैं इसका प्राइस देखूँ अभी तो देखेंगे 0.5 चल रहा है, मतलब हाफ हाफ डॉलर चल रहा है। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट किस किस ने प्रैक्टिस करी है और किस किस को आती है, तो वो मुझे बता दें, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ सबको आती होगी और इसमें जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में सब चीज़, वेबसाइट बनानी भी आनी चाहिए आपको, मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में। मैं बताऊंगा अगर आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। जावास्क्रिप्ट सॉलिडिटी हम लोग पढ़ेंगे थीएम के अंदर, जिससे हम एचटीएमएल में ब्लॉक प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो वो जावास्क्रिप्ट थोड़ी रिलेटेबल है, तो वो आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। थोड़ी बहुत भी आती है तो भी कोई मसला नहीं है, तो मैं आपको, वो आप लोग को मैं ऐसे बताऊंगा कि आप लोग समझ जाएंगे। सर ईएस या नॉर्मल जेएस? ईएस, और अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में बिगनर हैं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करेंगे नॉर्मल जेएस क्या है और ईएस क्या है। ईएस जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स को हम लोग कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज बना दी, उसके वर्जन आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.3 आ रहा है। इसी तरीके से ES5 ES6 जावास्क्रिप्ट के वर्जन है, जावास्क्रिप्ट एक ही है। सर ES6, जी जी ES6 आ जाए आपको, जावास्क्रिप्ट आती हो, ES6 आती हो, ES5 आती हो, काफ़ी है। फुल नोड लाइट नोड हो गया। अब हम इथेरियम पे थोड़ा ये देख लेते हैं कि ब्लॉक बिटकॉइन पे जो ब्लॉक्स हैं वो कैसे दिखते हैं, मतलब बिटकॉइन का जो नोड्स हैं वो कैसे दिखते हैं, बिटकॉइन एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, ये नोड है, ये नोड ऐसे कनेक्टेड है, ये नोड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें सिर्फ एक दूसरे में ट्रांजेक्शन हो रही हैं, मैं एक दूसरे को पैसे भेज रहा हूँ, वो मुझे भेज रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, ऐसे ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इथेरियम की ब्लॉकचेन में ये सारे नोड हैं, वैसे ही नोड्स हैं जैसे इसमें थे, क्योंकि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे नोड पे। देखिए यहाँ पे नोड भी है, ये नोड कोई भी हो सकता है, ये नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। तो ये नोड में ईवीएम भी आ रही है, इथेरियम वर्चुअल मशीन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है, स्टोरेज भी आ रहा है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही एक लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम इथेरियम पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और ये स्टोरेज होती है, जब भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज़ें वगैरह कॉल वगैरह करते हैं, वो स्टोरेज में जाके सेव हो जाती है, तो स्टोरेज है। ईवीएम, ईवीएम का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ईवीएम आपको, आपने, अगर मैं इसका कोई आपको बोलूँ कि किसी ने प्रोग्राम बनाया, उठा के इथेरियम पे डाल दिया और वो खुद ब खुद रन कर रहा है, चलिए ऐसा कर लें, खुद ब खुद रन कर रहा है, किसी कहने पे रन कर रहा है, तो अगर उसमें कोई बग हुआ और उसने माइनर ने वो ब्लॉक भी माइन कर दिया, तो जितने भी नोड्स होंगे उन सब पे वो जो एरर कोड होगा, वो सब पे चले जाएगा, वो बग वाला कोड, तो पूरी ब्लॉकचेन ही खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे आती है इथेरियम वर्चुअल मशीन, इसके भी वो बहुत सारे यूज केस हैं। अभी मैं आगे चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अकाउंट्स एंड वॉलेट्स इन इथेरियम एक्सटर्नल, ये अभी अकाउंट्स बनवाएंगे, पहले हम ईवीएम के बारे में देख लें। अच्छा, ईवीएम हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। चलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये अभी बताता हूँ, सॉलिडिटी, हम ईवीएम देखते हैं। अच्छा, इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया, नोड सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये नोड है, ये नोड है। अच्छा, हमारे नोड्स में क्या होता है, बिटकॉइन के नोड्स में सिर्फ ट्रांजेक्शन हो रही थी और ट्रांजेक्शन की प्रॉक्सी कॉपी वगैरह होती है हमारे पास। लेकिन नोड्स में, जो हमारे इथेरियम में जो नोड्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उसमें हमारे साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा होता है, इसमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे के पास कॉपी हो रहा होता है, क्योंकि हर ब्लॉक में, जैसे अगर मैंने आपको दिखाया था ब्लॉकचेन डेमो करके, अभी आपको पता चल जाएगा।
यहाँ पे नहीं आ रहा। हाँ ये। अच्छा देखिए आप, जैसे ये ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन में कोई सी भी ब्लॉकचेन हो ऐसा ही दिखता है। ब्लॉक ब्लॉक नंबर होता है, नॉन्स होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन में क्या होता था कि यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता था, मतलब ट्रांजैक्शन का हैश होता था यहाँ पे कि ये ट्रांजैक्शन करी, ये ट्रांजैक्शन करी, ये ट्रांजैक्शन करी। लेकिन इथेरियम में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी स्टोर हो रहा है। इस डेटा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी स्टोर हो रहा है कि किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसको इथेरियम पे छोड़ दिया तो वो इस डेटा में आ जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर कोई ट्रांजैक्शन है, फिर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे जो है इथेरियम के जो ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन होती है वो ऐसे स्टोर होती है। ब्लॉक के अंदर जो भी डेटा होता है वो ऐसे स्टोर होता है इथेरियम के अंदर। तो इसमें आपको इथेरियम वर्चुअल मशीन का यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है कि अगर किसी ने यहाँ पे वो डाल दिया, किसी ने ऐसा कोड डाल दिया मशीन पे, कॉन्ट्रैक्ट बना के ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ऐसा प्रोग्राम लिख दिया कि उसमें कोई वायरस है और वो सारा वायरस है, मतलब वायरस हर जगह फैलता है, उसमें कोई वायरस बना के उस पे डाल दिया और वो इथेरियम की ब्लॉकचेन में माइन भी हो गया, मतलब वो सारे ब्लॉक्स में ऐड हो गया। तो सारे जो माइन नोड्स होंगे वो उस ब्लॉक की कॉपी अपने पास ले लेंगे। सबने अपने पास ली तो सबके पास वो जो वायरस होगा वो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो पूरी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन खराब हो गई ऐसे तो। अगर मैं जैसे आगे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे यहाँ पे वायरस डाला तो वो सब ने वेरीफाई करा ब्लॉक में, तो सबने अपने पास ऐड कर लिया, तो सबके पास वायरस आ गया, तो मेरी पूरी ब्लॉकचेन ही खराब हो गई। तो यहाँ पे आता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। इथेरियम वर्चुअल मशीन का ये है कि आपने वर्चुअल मशीन देखी होगी, जैसे आप लोग, जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, मैं चाह रहा हूँ मैं लिनक्स चलाऊँ, तो लिनक्स के लिए मैं अलग कंप्यूटर तो बाय नहीं करता। मैं अपने कंप्यूटर में एक वर्चुअल बॉक्स बनाता हूँ, उसके अंदर मैं अपना लिनक्स या उबंटू, काली लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करता हूँ। मतलब इस कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर है, आपने देखा होगा वर्चुअल बॉक्स, आपने नाम सुना होगा वर्चुअल बॉक्स, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मेरी लिनक्स की कोई चीज़ हैक हो गई, तो वो मेरे कंप्यूटर के अंदर हैक नहीं होगी, वो मेरे उसके अंदर ही रहेगी, उस वर्चुअल मशीन के अंदर ही रहेगी। तो देखिए वर्चुअल बॉक्स ऐसा कुछ दिखता है, इसको डाउनलोड करते हैं, फिर इसके अंदर हम लिनक्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो इस वर्चुअल मशीन के अंदर रन करेगा। हमारे जो पूरा इथेरियम की जो ब्लॉक है, इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है पूरी, उसमें ना रन होके उस वर्चुअल मशीन में रन करेगा। तो हमारे जो एरर होता है वो हमारी ब्लॉकचेन को कभी खराब नहीं कर सकता। तो ये सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वर्चुअल मशीन में रन करते हैं। तो इससे हमारी ना ब्लॉकचेन अफेक्ट होती है, ना पूरी ब्लॉकचेन खराब होती है। और जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि खुद ब खुद नहीं चल सकता, किसी ने अगर वायरस लिखा है तो वायरस को चलाने के लिए, उस प्रोग्राम उस फंक्शन को चलाने के लिए जिसमें वायरस है उसको पे करना पड़ता है। अगर पे करेगा उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वायरस है, लूप वगैरह हो सकता है। तो ये है। जी आपने चला एमन सवाद जी, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। अगर आप उसको लेके चलेंगे तो, क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रियल वर्ल्ड से कंपेयर नहीं हो सकती। रियल वर्ल्ड से कंपेयर होगी तो हमें कोई चीज़ आसान नहीं मिलेगी, और किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं ना तो हमारे लिए चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। हालाँकि रियलिटी में वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन होता उसका मकसद सेम ही है। तो यहाँ पे भी वर्चुअल मशीन का मकसद सेम है। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन में हम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते, प्रोग्राम्स क्यों नहीं लिख सकते, हम इथेरियम पे क्यों लिख सकते हैं। बिटकॉइन पे भी लिख सकते हैं, बीटीसी स्क्रिप्ट है वहाँ पे, लेकिन हम इतना जो सोच सकते हैं हम वो नहीं लिख सकते। और ऊपर से बीटीसी स्क्रिप्ट जो है टरिंग कंप्लीट नहीं है। टरिंग कंप्लीट मतलब उसमें हम लूप्स नहीं लगा सकते। तो लूप्स के बगैर आप अंदाज़ा करें आप कितना कोड आपका मुश्किल हो जाएगा। और लूप्स क्यों नहीं है बिटकॉइन में, जिसकी वजह से बिटकॉइन सिक्योर होता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन ज़्यादा पॉपुलर है, वो इस वजह से कि बिट लूप्स अगर कोई डालता है, किसी ने किसी प्रोग्राम में लूप डाला, बिटकॉइन पे उसको माइन हो गया, ब्लॉक माइन हो गया, प्रोग्राम रन किया, तो वो हमेशा के लिए रन करता रहेगा वो लूप। इनफाइनाइट लूप रन कर दिया उसने, तो वो हमेशा रन होता रहेगा, वो कोई इसी एक पॉइंट पे जाके रुकेगा नहीं वो। तो इस वजह से पूरी ब्लॉकचेन अफेक्ट हुई है उससे। तो इस वजह से जो सतोशी नाकामोटो थे उन्होंने लूप्स डाले ही नहीं बीटीसी स्क्रिप्ट में। बीटीसी स्क्रिप्ट अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, बिटकॉइन स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज अ लो लेवल स्टैक बेस्ड एंड टरिंग इनकम्प्लीट। टरिंग का भी मतलब नॉन टरिंग, मतलब उसमें लूप नहीं है। लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन फोर्थ, दिस मीन दैट द सॉलिडिटी इज मोर expressive, readable, flexible than Bitcoin scripting language, but also more complex and prone to errors. एरर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो एरर्स थोड़े बहुत इंट्रोड्यूस क्यों करती है, लेकिन इससे हमारी ब्लॉकचेन अफेक्ट नहीं होती।
सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट itself क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है, ये बिल्कुल बुद्धू है। इसको हमें सिखाना पड़ता है चीज़ें, मतलब जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज itself खुद सोच नहीं सकती। हमारे दिमाग में जो आता है हम उसको प्रोग्राम करते हैं कि भाई ऐसा काम करो, तुम ऐसा काम करो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी सेम हम लोग लॉजिक लिखेंगे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, पर इसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्मार्ट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन है तो हम 1-2 मिनट के लिए थोड़ा गैप ले रहे हैं और आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बिटकॉइन में, अच्छा आप लोग, हर कोई चाहता है कि मुझे जॉब मिले, मैं रिक्रूटर के सामने आऊँ, तो आप लोग जो भी चीज़ सीखें ना उसको आप सोशल मीडिया पे ज़रूर डाला करें। सोशल मीडिया पे नहीं डालें तो लिंक्डइन पे ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप अपने लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, क्योंकि लिंक्डइन से ही ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। लिंक्डइन से ही लोग आपको हायर वगैरह करते हैं, रिक्रूटर्स के आप सामने आते हैं। आप कुछ भी, जैसे आप, मैं आपको ईवीएम सिखाई, ईवीएम के बारे में आप कुछ डिटेल में सीखें, और अगर आपने कुछ सीखा है तो उसके बारे में आप पोस्ट बनाएं। और लेकिन वो एआई चैट जीपीटी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चैट जीपीटी से आप कंटेंट बनाएंगे तो वो रैंक नहीं करता लिंक्डइन पे। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया ही। तो आप ह्यूमन रीडेबल कंटेंट लिखें और उसको डाल देंगे भाई मैंने आज ये सीखा, और या फिर आप यूज़र को बताएं, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो बेसिक्स जो है ना भूल जाते हैं बहुत दफ़ा। तो आप लोग उनको अंडरलाइन नॉलेज बताएं जो उनको नहीं पता हो, तो इससे आप सबके सामने आएंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ेंगी। अच्छा, अब मैंने जो आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग भूल जाएँ तो ये ethereum.org इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। यहाँ पे डेवलपर्स का सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए फाइंड अ वॉलेट, गेट इट, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स जो मैंने बताया, लेयर 2 के बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बताऊँगा क्या है। एनएफटीज़ के बारे में आपने सुना था, लेकिन आपने आज देख भी लिया, लेकिन आप आगे बनाएँगे भी। स्टेबल कॉइन, स्टेक ईट क्या होता है, रन अ नोड, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क्स, और अच्छा ये तो आपने हो गया लर्न। यहाँ पे लर्न भी कर सकते हैं, हाउ टू गाइड्स हैं, व्हाट इज इथेरियम, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। गैस फीस जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह से मेरे पास गाड़ी है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो मुझे पेट्रोल लगेगा। ऐसे ही गैस फीस है, ट्रांजैक्शन है। मैं ट्रांजैक्शन करूँगा ए से बी को ट्रांजैक्शन करूँगा तो मुझे गैस फी लगेगी, मतलब मुझे फीस पे करनी पड़ेगी माइनर को। अगर मैं फी पे नहीं करूँगा तो माइनर वो ट्रांजैक्शन माइन ही नहीं करेगा, इसका मतलब वो कभी माइन ही नहीं होगी मेरी ट्रांजैक्शन, मेरा पैसा बी को रिसीव ही नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ इथीरियम, ये सब चीज़ें हैं। डेवलपर्स में मैं आपको क्या बता रहा था, डेवलपर्स पे जाएँ आप, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। इंट्रो टू इथीरियम, इंट्रो टू ईथर, इंट्रो टू टैब्स, वेब 2 वर्सेस वेब 3 जो कि मैं आपको शुरू पहली क्लास में ही बता दिया था। वेब 2 है कि वहाँ पे सेंटर सेंटर होता है, मतलब एक सर्वर होता है, उस पे सब डेटा सेव होता है। वेब 3 में कोई सर्वर नहीं होता, सब डिसेंट्रलाइज़ होता है, मतलब इसको कोई सेंटर नहीं है। अकाउंट्स क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांज़ैक्शंस क्या हैं, ब्लॉक्स, सब पड़ेगा। सब इधर मिलेगा आपको। कैश, और आपको नोट्स कैसे रन करने हैं, मतलब अगर आपको माइनर बनना है तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएँगी। ये देखिए क्लाइंट डाइवर्सिटी रन नोट, ये आपको गाइड है पूरी, ये सब आप पढ़ें। और अगर आपकी इंटेंशन नहीं है नोट रन करने की तो आप लेकिन पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से आपको कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है कि आप लोग लिंक्डइन पे डाल सकते हैं उससे, तो आपकी थोड़ी कम्युनिटी बढ़ेगी। कंसेंसस मैकेनिज्म देखिए, पहले प्रूफ ऑफ वर्क था मैंने आपको जैसे बताया था, फिर प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच हुआ है इथेरियम। अच्छा, यहाँ तक किसी और क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं, फिर आप अब हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल, अब हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल की गाइड पे, और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्लॉकचेन का प्री रिक्विजिट्स कुछ नहीं है, मतलब डेवलपमेंट की साइड में अगर आपको वेबसाइट बनानी वगैरह नहीं भी आती तो आप लोग वैसे भी जो है ना सॉलिडिटी पे काम कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट जावास्क्रिप्ट आपको क्यों आनी चाहिए, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉलिडिटी जैसे आप पाइथन सीखते होंगे, पाइथन पे सिर्फ आप प्रोग्राम लिखते होंगे, आपको छोटा सा आउटपुट दिखता होगा, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो पाइथन, एक अगर हम उसको पाइथन को ऐसा करेंगे, हम फ्रंट एंड के साथ मिक्स करेंगे, पाइथन पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पाइथन को रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, वो हमारे फ्रंट एंड पे दिख रहा है, फ्रंट एंड पे कोई रिजल्ट दिख रहा है, तो इस तरह से थोड़ा मज़ा आता है करने पे। और इसका एक एडवांटेज है कि आप लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके पास सॉलिडिटी डेवलपर्स पहले से होते हैं, उनको बस चाहिए होता है फ्रंट एंड पे कोई उनका जो ब्लॉकचेन है वो इंटीग्रेट कर दे, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। एक तीर से दो निशान हो सकते हैं। माइनर्स एंड वैलिडेटर्स डिपेंड ऑन बीटीसी एंड ईथ।
बीटीसी में माइनर्स होते हैं, इथेरियम में उसको वैलिडेटर्स कहते हैं। मतलब माइनर्स कह सकते हैं, लेकिन हम ये टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब वैलिडेटर्स क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, माइनर्स भी कह सकते हैं, वैलिडेटर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर आपका सवाल इस डायरेक्शन में है कि बीटीसी और ईथ में माइनर्स होते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई माइनर नहीं होगा ना किसी भी ब्लॉकचेन में, तो ब्लॉकचेन आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अगर कोई माइनर ही नहीं है, कोई ब्लॉक ऐड करने वाला ही नहीं है ब्लॉकचेन में, तो कैसे आगे बढ़ेगी ब्लॉकचेन। अच्छा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से आप लोग ज़रूर ये जो गाइड है आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छी गाइड है, रीडिंग से आपका ज़्यादा रिकवर होगा, क्योंकि मैं तो अब आपको सिखाया जा रहा हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो पूरी देखने बैठेंगे ना, आपका 1-2 घंटा ज़ाया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वेब 2 वर्सेस वेब 3 समझ नहीं आ रही, तो आप पूरी क्लास को ढूँढेंगे, पूरी क्लास में वो ढूँढेंगे कि यार कहाँ पे सर ने वेब 2 पढ़ाया था। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे डॉक्स पे जाके वेब 2 वर्सेस वेब 3 पढ़ लें। तो इससे आपको क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे आएँगे, सब पढ़ेंगे, तो ये आपको ज़्यादा जल्दी ये 2 मिनट 3 मिनट की चीज़ होगी जो आपको मिल जाएगी। इंस्टेड ऑफ पूरी वीडियो आप देखें। तो इसी वजह से मैं लोग जो होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मना करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता कि वो यूट्यूब से कुछ भी ज़्यादा चीज़ें ना देखें। अपने पास से कोई चीज़ें एक्सप्लोर किया करें। और अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इसमें और भी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर मैं जैसे यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो आपको ये पता चल गया सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, वेब थ्री लिमिटेशंस क्या हैं, कि वेब थ्री कहाँ तक लिमिट है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और फर्दर रीडिंग व्हाट इज वेब थ्री, द आर्किटेक्चर ऑफ वेब थ्री, वाई डिसेंट्रलाइज मैटर, हम सीख ही क्यों रहे हैं ब्लॉकचेन, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आईपीएफएस क्या है, मतलब हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप पहले से आगे जा सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़्यादा रीडिंग किया करें मुझसे। जब मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपको मुझसे पहले पता हो चीज़, ताकि आप लोग बोले अरे हाँ सर तो बिल्कुल सही बता रहा है, तो आपको ये भी पता होगा कि यार सर तो मुझे घुमा तो नहीं रहे, कि सर हमें गलत चीज़ तो नहीं पढ़ा रहे। ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से जब भी मैं सीखता हूँ, अगर मैंने पहले पहले ही बहुत दफ़ा मैंने किसी से सीखा, तो मैं हमेशा उनसे आगे भागता हूँ। तो वही, क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर सर कुछ पूछ रहे होते हैं, तो आप लोग यार बोल सकते हैं कि यार मैंने ये तो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मुझे कोई सर ने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ती है, और आपकी तरफ से भी थोड़ा वो देखने को मिलता है एफर्ट। अच्छा, किसी का सवाल है तो आप लोग पूछें, और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है सैफ रहमान, आप ऐसे ही करते रहें, और ज़रूर लिंक्डइन पे भी पोस्ट करिए कि मैंने आज ये सीखा, न्यू न्यू चीज़ें सीखी। कुछ ना होने से होना तो बेहतर है ना, मतलब आप लिंक्डइन के अपने प्रोफाइल को, अकाउंट को एक्टिव रख रहे हैं। जी जी, और सैफ रहमान आप ऐसा करिए, आउटलाइन ही सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप सिर्फ आउटलाइन उसको कॉपी कर लें, पूरा पूरा कॉपी नहीं करें। स्मार्ट कॉन्टेक्ट सीखेंगे सर, जी जी बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं। वो नहीं सीखेंगे तो हमने क्या सीखेंगे फिर। जनाब वकार, आप इस कोर्स से भी उम्मीदें लगाएं, लेकिन आप भी खाली नहीं बैठे, आप भी कुछ खुद ना कुछ खुद से करते रहें, आगे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, कि वेब थ्री की थोड़ी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करें यार, वहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, वहाँ पे कनेक्ट वॉलेट क्यों होता है इंस्टेड ऑफ साइन इन और साइन अप। आपने बहुत सारी वेब थ्री एप्लीकेशन में देखा होगा, डिसेंट्रलाइज ऐप में देखा होगा, कि वहाँ पे लॉग इन साइन अप नहीं होता, वहाँ पे होता है कनेक्ट वॉलेट। सर हम ईवीएम पर काम करेंगे कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ईवीएम पे रन करते हैं। मोहम्मद अब्दुल, मैं कुछ समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज। देखिए अब यहाँ पे ये वेबसाइट्स आ रही हैं, सॉलिडिटी मैंने खोल के रखी थी पहले से, सॉलिडिटी की डॉक्स, ईथरसीएस की डॉक्स खोल के रखी हुई है, मेटामास्क खोल के रखा हुआ है, देखिए इथेरियम जेसन आरपीसी खोल के रखा हुआ है, तो इसका मतलब आप आज कुछ वैल्यूएबल सीखने वाले हैं, तो जो अननेसेसरी मैं उसको हटा दूँ।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जैसे अब थोड़ा मैं आपको रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप किसी आपको अपना पैसे कहीं सेव करने हैं, एक तो आप घर पे कर सकते हैं, एक तो आप करते हैं बैंक पे, जो कि हम लोग करते हैं। हम लोग करते हैं बैंक में पैसे सेव करते हैं। हम बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं। तो हम अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से वॉलेट हमारा वहाँ पे जनरेट हो जाता है, मतलब अकाउंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने पैसे अपने अकाउंट में रखते हैं। फिर हमारे पास एटीएम कार्ड वगैरह बनता है जिससे हम विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो वेब थ्री की दुनिया में, वेब टू की दुनिया में हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक पे ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम उस कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, उससे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन में कैसे काम करती हैं? ब्लॉकचेन में वॉलेट कैसे काम करते हैं? ब्लॉकचेन में हमारा पैसा कहाँ पड़ा हुआ होता है? मीज़ान बैंक में तो नहीं पड़ा होता। तो मीज़ान बैंक तो सेंट्रलाइज़ हो गया, तो मीज़ान बैंक में नहीं पड़ा होता। अब हम जा रहे हैं वॉलेट पे। बहुत सारे वॉलेट होते हैं इथेरियम में, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट होते हैं इसमें से, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेटामास्क जो ये है। अगर आप लोग मेरे साथ-साथ ये सब बना रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ फंड्स आएँगे, तो मैं आप लोगों को भी भेजूँगा। सर सी वॉलेट की फुल फॉर्म क्या है? मैंने कभी सुना नहीं। सी वॉलेट सिंपल सिक्योर फास्ट फ्लेक्सिबल क्रिप्टो वॉलेट। हाँ, क्रिप्टो वॉलेट है तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइज़ है। सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेटामास्क क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें हम जब जाते हैं ना वेबसाइट पे, जैसे हम ओपनसी पे हम मुझे खरीदना है एनएफटी, मैं जा रहा हूँ ओपनसी पे। अब देखें, बहुत टाइम ले रहा है ये। देखें, अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो एक ईमेल माँग रहा है, एक तो ईमेल माँग रहा है, एक माँग रहा है मेटामास्क, एक माँग रहा है कॉइनबेस, एक माँग रहा है वॉलेट कनेक्ट। ये हैं डिजिटल वॉलेट्स, मतलब ये वेबसाइट पे हैं, डिजिटलाइज़ हैं, मतलब हार्डवेयर वॉलेट नहीं है, मतलब अपनी जेब में रख लिया हमने पैसे, ऐसे नहीं है। तो इस इन वॉलेट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से हम कनेक्ट हो सकते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम अपने मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड से ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना फेसबुक वगैरह पे, तो इसी तरह हम इन सब चीज़ों से भी वेबसाइट से इस मेटामास्क को मैं किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट करके उससे ट्रांज़ैक्शन कर सकता हूँ। समझे आप लोग? तो हम लोग आगे बढ़ें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। क्विक क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मेटामास्क का वॉलेट बनाते हैं। डाउनलोड करेंगे इसको। ये है तो डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट। जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार वॉलेट तो में तो एक पैसा एक जगह पड़ा हुआ है, तो किसी के पास पड़ा हुआ है मेरा पैसा, तो ये तो लेके भाग सकता है, तो मेटामास्क के पास मेरा पैसा पड़ा है, मेटामास्क लेके भाग सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से आ गई इसमें? ये डिसेंट्रलाइज ही वॉलेट है, क्योंकि क्रिप्टो वॉलेट थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जैसे हम इजी पैसा में रखते हैं पैसे, तो वो एक सेंटर के पास मेरा पैसा पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैं मेटामास्क में पैसा रखता हूँ तो पड़ा हुआ ब्लॉकचेन पे ही होता है। लेकिन मेटामास्क जो है उसको अपने पास लिख रहा होता है कि भाई इसके बाद इतना पैसा, इसके बाद इतना पैसा, वो ट्रांजेक्शन को रीड करता है बस। व्हाट इज एनएफटी? एनएफटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जैसे एलिजाबेथ का कोई भी इमेज हमारे पास होती है दुनिया में, वो एक किसकी है? मोनालिसा की। हाँ, मोनालिसा की कोई तस्वीर है, वो दुनिया में एक ही है, लेकिन किसी ने कॉपी बना दी और मुझे पता नहीं है यार ये कॉपी है या ओरिजिनल है। मैंने जाके उसको उसी प्राइस पे खरीद लिया जो कि ओरिजिनल का प्राइस था, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया ना। तो ये जो एनएफटीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बना है आर्टिस्ट के लिए, और जो आर्टिस्ट लवर हैं उनके लिए बना है ये, कि हम लोग डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे अपना आर्ट बना के डालेंगे और लोग उस आर्ट को खरीदेंगे। तो आप तो बोल रहे हैं यार जैसे कोई इमेज है, भीम इमेज। देखिए, अगर मैं इमेज को जाता हूँ, तो ये जैसे भीम की इमेज है, इसको किसी ने इसको एनएफटी पे लिस्ट किया हुआ है 2 ईथ का। तो आप बोल रहे हैं कि यार मैं तो उसको कॉपी कॉपी इमेज भी कर सकता हूँ।
तो इससे तो ये इमेज चोरी हो गई, इमेज चोरी हो गई, लेकिन इसका जो प्रूफ है, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ब्लॉकचेन पे आपकी इमेज है? आप प्रूफ नहीं कर सकते। क्या आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते कि यार ये मेरी इमेज है कि नहीं, आपने इसको खरीदी हुई कि नहीं। अगर मैं ब्लॉकचेन पे इस इमेज को खरीदता हूँ ना, मुझे इसका पे करना पड़ेगा, और मैं इसको ब्लॉकचेन को बता सकता हूँ कि भाई हाँ, मेरे पास ये प्रूफ है, मैंने इसको पे किया हुआ है। तो इस तरीके से हम ब्लॉकचेन पे वैलिडेशन वगैरह करते हैं। वरना चोरी तो कोई भी कर ले, मैं भी कर लूँ कॉपी इमेज करके, लेकिन ऐसे नहीं होता, ब्लॉकचेन ऐसे काम नहीं करता। मंकीज़ भी है, भी आर्टिस्ट हैं एनएफटी में। अच्छा, एनएफटीज़ को लोग समझते हैं कि वो मंकीज़ से रिलेटेड है, लेकिन मंकीज़ जो एक आर्ट है और एनएफटी है नॉन फंजिबल टोकन, उसका थोड़ा हम बाद में देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ब्रीफ हो जाएगा वो। एनएफटी बस एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने जो बंदरों के वो जो इमेजेस हैं वो अपलोड किए हैं। अब एनएफटीज़ को उससे रिलेट नहीं करें कि एनएफटीज़ वो मंकीज़ हैं। वो मंकीज़ सिर्फ इमेज है और एनएफटी की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और उस पे अपलोड है। अच्छा, मैं मेटामास्क क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू वॉलेट, आई एग्री। अच्छा, इसमें पासवर्ड रखना होता है, इसलिए रख देते हैं पासवर्ड। अच्छा, इसका पासवर्ड अगर मैं किसी को बता भी दूँ ना, तो कोई इसको हैक नहीं कर सकता। कैसे प्रूफ हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, जो भी वेब थ्री वॉलेट होता है, क्रिप्टो जो वॉलेट होता है, जब उसको हम बनाते हैं, वो हमें जो है एक सीड देता है, मतलब एक फ्रेज देता है, जो हमारा जो हमें हमेशा सिक्योर करके रखना होता है, हमें भूलना नहीं होता। अगर हमने वो सीड भूल गए और हमें याद नहीं है वो सीड किधर है, अगर हम अपने मेटामास्क के वॉलेट को रिकवर करना चाहते हैं, तो वो रिकवर नहीं हो सकता सीड फ्रेज के बगैर। इसमें ये नहीं होता कि यार मुझे फॉरवर्ड पासवर्ड कर दिया और मेल आ गई मुझे, तो मैंने उसको पासवर्ड रीसेट कर लिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने एक दफ़ा ये अपना फ्रेज़ गुम कर दिया, तो आपका वॉलेट गया। जितने भी पैसे उसमें 100 ईथन, 200 ईथन, तो उसमें आपका वॉलेट वापस नहीं आ सकता। तो आपको ये सिर्फ़ सिक्योर करके रखना होता है। तो मैंने आपको क्यों बोला ये कि क्रिएट वॉलेट, जब पासवर्ड अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, तो मेरा वॉलेट हैक नहीं हो सकता, क्योंकि पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड अब मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं सीड अगर आपको नहीं दूँगा तो आप हैक नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको ये सीड दे दिया ना, तो आप हैक कर सकते हैं। तो आपको एक सीट कहीं पे भी स्टोर करके रख देना है, या फिर आप लिख के रख लें, या आप कहीं पे स्टोर करके रख लें, क्योंकि अगर अगर आप इसको अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखेंगे, तो अगर बिलफर आपका लैपटॉप हैक हो गया, तो उसने सीड फ्रेज निकाला, मेटामास्क में डाला, आपके सारे फंड्स निकाल लिए। तो ऐसे चोरी भी हो जाते हैं फंड्स। पर इसके बाद में हम कोड करेंगे, देखें अभी आधा घंटा बचा है, कोशिश करेंगे हम कोड करें, क्योंकि अब मुझे आज बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, क्योंकि आज क्लास भी लेट लेट स्टार्ट हुई है। आज तो सबसे पहले मैंने आपको फ्रंट एंड पे ब्लॉकचेन से कनेक्ट कैसे करते हैं, ब्लॉकचेन से बातें कैसे करते हैं, वो मुझे सिखाया था। मेन चीज़ तो वो थी। अच्छा, इसमें इसमें आपको यहाँ पे लिखना होगा गार्बेज इज कट टाइम एंड पेपर। तो ये मेरा वॉलेट बन गया है सक्सेसफुली। तो ये मेरा मेन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इथीरियम मेन नेट आ रहा है, मतलब ये मेन वॉलेट है मेरा। इसमें अगर मुझे पैसे डालने हैं, तो मुझे अपने रियल पैसे डालने होंगे इसके अंदर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया कि नहीं? आप लोग मुझसे पूछें। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें फंड्स बनवा के देखूंगा। मेन नेट में नहीं मंगवाऊंगा, मैं टेस्ट टेस्ट नेट में मंगवाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि टेस्ट नेट का कॉन्सेप्ट, टेस्ट नेट है क्या इसमें।
मेन नेट में नहीं डालूंगा पैसे में तो उसमें डालूंगा, मैं टेस्ट नेट में डालूंगा। पासवर्ड भूल गए और अगर आपके पास सीड फ्रेज है, हाँ तो रिकवर हो सकता है आपका अकाउंट। अगर सीड फ्रेज गया, जो सीड फ्रेज ये है, जो फ्रेज दिया आपका, अगर ये गया तो भाई आपका अकाउंट गया। सर हमें भी बनाना होगा वॉलेट जी, बनाना होगा वॉलेट। क्यों, मैं जब सिखा रहा हूँ तो किसी वजह से सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको आगे जाके हमें ट्रांजैक्शन वगैरह करनी होगी तो हम इसी वॉलेट से ट्रांजैक्शंस करेंगे। इसी वॉलेट को हम कनेक्ट करेंगे उस पे, वेबसाइट्स पे, अजान पे देके। थोड़ा वेट करें। देखिए मैंने अभी मेटामास्क का वॉलेट बनाया, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सी भी आर्ट खरीदूँ। अब वैसे मेरे पास पैसे तो है नहीं, देखिए ये प्राइस दिखा रहा है 1.78, इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने वॉलेट को इधर से। मैं लॉगिन पे क्लिक किया, मेटामास्क पे क्लिक कर दिया, देखिए मेरा वॉलेट कनेक्ट हो रहा है, ये लोड हो रहा है। अभी मुझे इसमें शायद पासवर्ड डालना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बोल रहा है ये, तो नेक्स्ट बोला और कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको किसी भी वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी दुनिया में वेबसाइट हो जो वेब3 वॉलेट, वेब3 के जरिए ऑथेंटिकेट करती है, उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं वेब3 की दुनिया में, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना। तो ये मेरा वॉलेट हो गया कनेक्ट। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट एंड साइन बोल रहा है, ये इसको कर देते हैं। ये हुआ, अब आप देखें यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखा रहा है जीरो वीथ। वीथ, डब्ल्यू को छोड़ के आप ईथ पढ़ें इसको, ये रैप्ट ईथ है। ईथ और रैप्ट ईथ, रैप्ट ईथ टोकन है, ईथ जो है कॉइन है। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट बन गया। अब मैं कोई भी चीज़ बाय करनी होगी मैं बाय कर सकता हूँ इससे। ट्राई करता हूँ बाय करके, फ्री में, पैसे तो है नहीं वैसे। अच्छा, जी ऐड टू कार्ट किया मैंने इसको, मेकअप कलेक्शन, कार्ट पे गया मैं, और कंप्लीट परचेज। पैसे है नहीं तो होगा नहीं, तो योर ईट वॉलेट, ये मेरा एड्रेस मांग रहा है। तो जो जो भी मैं बाय करूँगा ना, तो ये मेरे एड्रेस के साथ वो हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस एड्रेस के थ्रू मैं ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर सकता हूँ, हाँ भाई ये मेरा एनएफटी है, किसका एनएफटी है। ठीक है, अभी कंटिन्यू नहीं बता रहा क्योंकि बैलेंस जो है मेरा जीरो ईथ है। अगर जीरो नहीं होता तो ये कंटिन्यू दिखा देता। अब देखें यहाँ पे बता रहा है यू नीड 0.0 आर्बिट्रम ईथ प्लस गैस फी। गैस फी मतलब ट्रांजैक्शन को भेजने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, ट्रांजैक्शन को चलाने के लिए गैस फी चाहिए होती है, जो कि जो फीस माइनर को जाती है और माइनर उस ब्लॉक को माइन करता है या उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करता है।
सर हाउ वी अर्न पैसा टू गेट एनएफटीज आर्ट। ब्लॉकचेन पे कोई ऐप्स बनाएं, क्लाइंट को सर्विसेज दें, इस तरीके से आप बना सकते हैं पैसा। यहाँ पे आप दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट करें, उसमें एंगेजमेंट बढ़ाएं, कमेंट करें दूसरों की पोस्टों में, पोस्ट अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखें। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही जाता है, और अल्लाह पे भरोसा रखें आखिर में। ये ऐसा ना करें कि आपने कुछ करा ही नहीं और आप अल्लाह से मांग रहे हैं मुझे जॉब दे दो, मुझे काम दे दो। ऐसा नहीं होगा। अपने अपनी तरफ से जितना हो सकता है आप उतना करें, फिर आप अल्लाह से मांगें। अच्छा, मैं आपको एक दो वेबसाइट और दिखा देता हूँ। अपने ही बनाई थी शायद मैंने वेबसाइट वो, उस पे शायद कनेक्ट वॉलेट नहीं है, देखता हूँ। इस अकाउंट को बैंक अकाउंट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए? अच्छा, पाकिस्तान में इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में जो है वो नहीं है, मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह हलाल हराम, वो हराम माना जाता है और वो लीगल भी नहीं है। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो को कोई कंट्री बैन भी नहीं कर सकती, तो इसी वजह से बिटकॉइन में यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है पूरी दुनिया में। तो उसको कोई उसको कोई बैन वगैरह नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अपने बैंक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। बाहर के ममालिक में हम कर सकते हैं, इसमें पैसा भी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा भेजने का तरीका दूसरा है। मैं बाइनेंस से पैसा भेजूंगा, बाइनेंस से फिर मेटामास्क में पैसा भेजूंगा। तो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कोई भी वेबसाइट मेरी, हाँ गई, एक तो ये थी, नहीं ये थी शायद। सर आप अगर कोई भी पिक्चर सेल हो जाएगी। आपने देखा हो, कोई भी ऐसा कभी कॉइन निकला था शायद, इमरान खान का था, किसी मीम का था, बहुत मशहूर मीम थी, तो उसका कॉइन निकला था, तो वो भी बिक गया इतना महंगा। इस पे नहीं हो रहा, एक और है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा वॉलेट यहाँ पे इस वेबसाइट में ऑथेंटिकेट हो सकता है। ये देखें, कनेक्ट करूँगा तो देखें मेटामास्क मेरा आ रहा है। जैसे ही मेटामास्क किया तो देखें मेरा मेटामास्क कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये तो मैंने मेटामास्क आपके लिए डमी बनाया है, लेकिन मेरे पास असल मेटामास्क भी है जिसमें असल में फंड्स हैं। तो वो मैंने आपको दिखाया मैंने। तो देखिए मेरा मेटामास्क कनेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ आ रही हैं। और फिर डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे लॉग आउट होता है वैसे भी लॉग आउट भी कर सकता हूँ, इधर सब चीज़ें कर सकता हूँ, साइन इन कर सकता हूँ, साइन अप कर सकता हूँ और लॉग आउट भी कर सकता हूँ। एनएफटीज कैसे बनाते हैं वो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनाते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको आगे जाके पढ़ाएंगे। पेयोनियर यूज़ कर सकते हैं, पेयोनियर से शायद ट्रांसफर नहीं होते क्रिप्टो। मुझे पता नहीं, शायद अभी अपडेट आई हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। बाइनेंस भी इनका इन ब्लॉक का हिस्सा है। बाइनेंस जो है एक एक्सचेंज है, मतलब जैसे आपने वेस्टर्न यूनियन देखा होगा, वेस्टर्न यूनियन, वो भी एक्सचेंज है। वहाँ पे आप जाकर डॉलर खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई सा भी नोट। तो बाइनेंस भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वो ब्लॉकचेन नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आपने एनएफटीज बना दिया वो बिक जाएंगे, उसके लिए मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगर ऐसा होता कि आपने एनएफटीज बना दिया वो ऑटोमेटिकली बिक गया, तो यहाँ पे सबके पास पैसा होता। तो शायद मैंने भी एनएफटीज बनाया, मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो दूसरे ब्राउजर में जाके, उसमें मेरे पास मेटामास्क में पड़े हैं पैसे। किसी ने बनाया वॉलेट मेरे साथ। आप लोगों ने अभी अभी ने किसी ने मेरे साथ वॉलेट बनाया क्लास में, जो मैं आपको फॉलो करा रहा था। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास इसमें असल बैलेंस भी है और ये इथेरियम मेन नेट पे है, मतलब ये रियल अकाउंट है। और ये जो दूसरे आ रहे हैं वो टेस्ट नेट है, देखिए बाइनेंस स्मार्ट चेन टेस्ट नेट, तो इसमें टेस्ट नेट के पैसे होंगे, असल पैसे नहीं होंगे। इसको मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, इस पैसों को मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए डिफरेंट कॉइन्स हैं, डीलांस का कॉइन है, टैंक का कॉइन है। एनएफटीज नहीं है, एनएफटीज मैं अभी देखता हूँ जाके।
सर रहमान जी आप बनाएं क्योंकि आगे यूज़ आएगा ये इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा जिसने अभी बनाया है मेरे साथ सर वो अपना एड्रेस भेजिए इथेरियम मैग्नेट का। अच्छा एड्रेस कैसे भेजते हैं? यहाँ से आपने यहाँ पे आपका एक खोला आपने मेटामास्क, जैसा आप इजी पैसे में अपना अकाउंट नंबर भेजते हैं ना एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ पे वैसे आप एड्रेस भेजते हैं। ये देखिए ये हो गया एड्रेस, ये जो ये एड्रेस आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, तो ये एड्रेस आ गया। अब इस एड्रेस पे मैं आपको पैसे भेज भी सकता हूँ और इस एड्रेस से मैं रिसीव भी कर सकता हूँ और वो मिनटों में 1 सेकंड में पैसा मेरे पास आएगा। सर मुझे समझ नहीं आया, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप मेटामास्क पे जाएंगे वहाँ पे जो जो बटन आ रहे हैं आप वो करते रहें, या आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अगर मैं रिवाइज करूँगा तो जिसने बना लिया है जिस जिसने पहले से सीख लिया वो उसका टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अपना एड्रेस भेजें जिसने अभी 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 मेटामास्क बनाया है और वो मेन नेट का एड्रेस नहीं होना चाहिए, वो मेन नेट का एड्रेस होना चाहिए, टेस्ट नेट का एड्रेस नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अब्बास, चलिए मैं आपको देखता हूँ। कॉपी किया, मेटामास्क में गया। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ पैसे भेज के देख रहा हूँ क्या चाहते हैं कि नहीं, और मुझे बता देगा कि ये मेन नेट है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं पैसे भेजूंगा और गलत एड्रेस पे गए तो ये सारे फंड्स फंड्स चले जाएंगे। $2 बन रहे हैं, मैक्स फीस लगेगी इतनी। 0.22 नहीं, 0.01 $2 चलो $2। देखिए आप लोगों ने पहले नहीं भेजा, जिसने पहले भेजा उसको चले जाएंगे। अभी मेन नेट पे भेज रहा हूँ, जिसने भी मुझे एड्रेस दिया था कौन था मोहम्मद अब्बास जो भी था, उसको रियल टाइम में पैसे चले जाएंगे। और बता दे अगर वो पैसे नहीं है, अगर उसका एड्रेस सही है तो मुझे बता दे, उसके सही एड्रेस पे भेज दूंगा मैं। मोहम्मद अब्बास कंफर्म करें आप। अगर मोहम्मद अब्बास का मैसेज आता है तो मैं कर दूंगा, वरना मैं किसी और को भेज दूंगा। लेकिन मोहम्मद अब्बास का मैसेज नहीं आ रहा, मैं किसी और को देखता हूँ। मोहम्मद अफसार, अब्बास बोल रहा हूँ मैं। ये तो गलत है सर। ये क्या गलत है, मैंने आप लोगों से बोला आप एड्रेस भेजो, आपने भेजे ही नहीं। लेट मी चेक। अच्छा मोहम्मद अफसार मैं भी देखता हूँ। अफसार आपने दोबारा भेजा है। अफसार। यही था पहला वाला भी 0x, इसको चेक करते हैं। ये जाएगा। ओके, इसको मैं आगे देता हूँ। 0x42B56F8। देखें कंफर्म कर दिया आपको, देखें आपको रिसीव हुए कि नहीं। अभी पेंडिंग जा रहा है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन इस वेट, अभी थोड़ा वेट होता है। ये जो है जो माइनर्स होते हैं वो उसको चेक करते हैं, फिर उसको फिर माइन करते हैं। इस ट्रांजैक्शन को देखें माइनर ने माइन कर दिया। अब मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा। मोहम्मद अफसार आप चेक करेंगे आपके पास आए कि नहीं। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा। देखें अभी देखें यहाँ पे नॉन्स हुआ 40, अमाउंट हुआ 0.0 जो मैंने भेजी है इनको, गैस लिमिट हुई ये, गैस वही जो मैंने आपको बताई थी, टोटल गैस फी इतनी लगी, मतलब 0.0 $1 से भी कम।
$2 से मुसाब रहमान आप क्या अमीर हो जाएंगे और मैं क्या गरीब हो जाऊंगा। रिसीव, चले भाई। अच्छा अब यहाँ पे देख लेंगे कैसे ये ट्रांजैक्शन माइन हुई और कैसे ये सब चीज़ें गई हैं। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करी है और वो हुआ है, मतलब माइन ये सब चला है, मतलब माइनर ने क्या माइन करा, उसको क्या रिवॉर्ड वगैरह मिला, तो आप यहाँ पे व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर, ये ट्रांजैक्शन आईडी, जैसे मैंने आपको बोला जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी कोई आईडी निकलती है, रिसिप्ट निकलती है, इनवॉइस निकलती है। मेरी पैसे पे ट्रांसफर करता हूँ किसी को तो एक इनवॉइस आती है, एक रिसिप्ट आती है। तो यहाँ पे भी एक ट्रांजैक्शन आई है, ट्रांजैक्शन हैश निकल के आया। देखिए मैं व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर करता हूँ। देखिए अगर मोहम्मद अफसार, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए होते हैं ना, तो ये आपको 1 सेकंड में रिसीव, एक दो मिनट में रिसीव हो जानी थी। तो इस मेटामास्क का ये नहीं होता कि आप कहाँ बैठे हैं तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो आपको नहीं मिल रहे पैसे, ऐसा नहीं होता। अच्छा यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख रही होंगी ईथर स्कैन पे। देखिए गैस दिख रही है, गैस होती है अभी गुए में बता रहा है। अगर मैं इसको होवर करूँगा, गुए एक यूनिट है ईथर का। ईथर के अंदर 18 डेसिमल होते हैं। अभी 18 डेसिमल क्यों होता है, अगर मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊँगा तो फिर वो हो जाएगी, इसको मैं लिख लेता हूँ, मैं अगली क्लास में बताऊँगा आपको। ईथ प्राइस चल रहा है $2200 का चल रहा है। और ट्रांजैक्शन हैश जो मैंने ट्रांजैक्शन करी है उसका हैश निकल के आया है, उसकी इनवॉइस निकल के आई है, उसकी रिसिप्ट निकल के आई है। और 21 ब्लॉक में हुआ है, ब्लॉक नंबर ये है, ब्लॉक ये, और 6 ब्लॉक कन्फर्मेशन। 6 ब्लॉक कन्फर्मेशन मतलब 6 माइनर्स ने इस ब्लॉक को कन्फर्म किया है कि भाई ये बिल्कुल सही ब्लॉक है। और टाइम स्टैम्प हुई है 1 मिनट। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और ट्रांजैक्शन एक्शन ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसमें सब ट्रांजैक्शन का एक्शन बता रहा है कि मैंने ट्रांसफ़र किया है ईथ इस एड्रेस को। तो अगर मैं इस एड्रेस का बैलेंस जाके देखूँ, इस एड्रेस को मैंने खोला, अब मुझे इसका बैलेंस पता चलेगा। तो देखें इसके पास बैलेंस आया हुआ है 0.01 ईथ जो मैंने भेजे थे। अगर मैं इनकी ट्रांजैक्शन की ये देखूँ हिस्ट्री, तो ये देखें मैंने इनको भेजे हुए हैं 2 मिनट्स पहले। एज बता रहा है, एज का मतलब कितना टाइम हो गया इसको, तो मैंने इनको इतने पैसे भेजे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। अब ईथर स्कैन को आपको आहिस्ता-आहिस्ता करने में सब चीज़ें आएँगी आपको, कैसे ट्रांज़ैक्शन को रीड करते हैं आप। जैसे इजी पैसा में आप ट्रांसफ़र पैसे करते हैं तो आप ट्रांज़ैक्शन रिसिप्ट पढ़ते हैं ना कि भाई ये है, ये किसने किसको भेजा, किसके किसको भेजा, तो ये है। ये फ्रॉम अकाउंट मतलब मेरे अकाउंट से इस अकाउंट को गया है, तो ये है। वैल्यू 0.0 मतलब $2, $2 कुछ नहीं है। और ट्रांज़ैक्शन फ़ी मुझे 0.6 बहुत कम लगी है, वरना ट्रांज़ैक्शन फ़ीस बहुत लगती थी पहले। और सबसे ज़्यादा कम जो पैसे लगते हैं ना, वो ईथर ट्रांसफ़र करने में लगते हैं। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मैं कुछ कॉल वगैरह कर रहा हूँ, तो ये अगर मैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, नहीं पैसे नहीं, फ़ंक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई रन कर रहा हूँ, तो वो होता है महँगा, उसकी कॉस्ट महँगी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सस्ता होता है वो ईथर ट्रांसफ़र करना होता है। अगर मैं किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा सस्ता ईथर होता है, गैस ही होती है, इसकी सस्ती होती है। गैस की प्राइस 13 को है, 13 को अगर मैं डॉलर में करूँगा तो 0.66 बनेगा। और मोर डिटेल्स में अगर मैं जाता हूँ, ट्रांजैक्शन ये गैस लिमिट मैक्सिमम ये सब होता है, बेस मैक्स मैक्स प्रायोरिटी। बेस और मैक्स को ये करते हैं, बेस और मैक्स को माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये मैक्स प्रायोरिटी निकलती है। बंड कितने हुए हैं, बंड भी होते हैं इसमें। बंड मतलब जो टोकन बने उनको इन्होंने फेंक दिया साइड में, डस्टबिन में फेंक दिया, इसको ऐसा होता है। ट्रांजैक्शन टाइप टू EIP, ये सब चीज़ें। तो आप लोगों का टास्क है, आप लोग एक टेस्ट नेट बनाएं, टेस्ट नेट पे एक दूसरे को ट्रांसफर करें। टेस्ट नेट कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। टेस्ट नेट क्या होता है, उसमें पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो रियल मनी नहीं होता। जैसे अभी मैंने ईथर स्कैन पे मैंने इनको पैसे भेज दिया, अभी विड्रॉ कर सकते हैं। अभी कैसे विड्रॉ करेंगे, बाइनेंस से करेंगे विड्रॉ। पहले पैसे भेजेंगे बाइनेंस पे, बाइनेंस से विड्रॉ करेंगे। तो अगर इस पर रखना चाहते हैं तो ये रख भी सकते हैं। तो ऐसे होता है ये सब चीज़ें। अच्छा इसमें कोई चीज़ जिसको जो चीज़ समझ नहीं आए मुझसे पूछ ले। सर टेस्ट नेट भी बनवा दें, चले मैं बनवाता हूँ आपके। व्हाट इज गुए, गुए, अच्छा मैं आपको गुए बता देता हूँ सबसे पहले। ईथर जैसे डॉलर होता है ना, डॉलर के नीचे सेंट होता है। देखिए एक डॉलर में 1 डिजिट है, ये एक 1 डिजिट है। लेकिन अगर मुझे किसी को भेजने हैं 1.5, मैं 1.5 भी भेज सकता हूँ। तो अगर डॉलर में सिर्फ एक ही नंबर होता है, एक से नीचे कुछ होता ही नहीं, तो मुझे किसी को 1.5 भेजना है तो मैं भेज नहीं सकता, मुझे उसको $2 भेजना पड़ता है। तो डॉलर के ना डोमिनेशंस है, मतलब मैं 1.5 भेज सकता हूँ, 1.55 भेज सकता हूँ, 1.9 भेज सकता हूँ। तो ये डोमिनेशंस हुई। तो अगर मुझे किसी को सेंट भेजना है 0.5, तो ये सेंट वगैरह, 1 सेंट इतना होता है, पता नहीं 1 सेंट इतना होता है, तो ये 1 सेंट हुआ, तो मैं 0.1 भेज सकता हूँ। तो ईथर जो ईथर होता है उसके अंदर कितनी डोमिनेशंस होती हैं, तो उसकी डोमिनेशंस अगर मैं देखूँ, रिसोर्सेज
मोड यहाँ पे मैं जाता हूँ यूनिट कन्वर्टर में मैं जाता हूँ। सर बिल कैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस जो है एक ट्रस्ट वर्दी है, मैं उसको हमेशा यूज़ करता हूँ। बिटकेस से अगर होता है तो आप कर लें उससे। देखें ईथर जो होता है कॉइन, उसके अंदर कितनी डोमिनेशन है। इसके अंदर होता है, देखें, बेयेरा, गुबेयेरा, बेयेरा। तो इसके अंदर सब 18 डेसिमल्स होते हैं, मतलब एक ईथर होता है कितने zeros के बराबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इस पे जाऊँ, तीन को डिवाइड करूँ, ये 3, ये 3, ये सारे मैंने 3 निकाल लिए। तो जो वन एक ईथर के अंदर इतने ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब 18 डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो मैं इसको इतने भी भेज सकता हूँ। अगर मुझे किसी को भेजने हैं, बहुत कम पैसे भेजने हैं, मतलब अगर मुझे भेजने हैं किसी को $1 ईथर के थ्रू, तो मैं उसकी वैल्यू बनेगी ईथर में इतनी, 0.00000005 ईथर। तो मैं किसी को इतने ईथर भी भेज सकता हूँ। तो इसकी वजह से जो जितने भी 18 डेसिमल है ना, इनका फ़ायदा ये है कि मैं इसको कितने भी ईथर भेज सकता हूँ। अगर आप देखें, आप लोग बिटकॉइन जो है $10 का भी खरीद सकते हैं, $5 का भी खरीद सकते हैं। वो इन डेसिमल प्लेसेस की वजह से ही खरीद सकते हैं। अगर ये डोमिनेशन नहीं होती, इथेरियम के अंदर 8 डेसिमल प्लेसेस होते हैं। इथे नहीं, बिटकॉइन के अंदर 8 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इथेरियम के अंदर 18 होते हैं, और बिटकॉइन के अंदर होते हैं 8। तो मैं इतने भेज सकता हूँ, किसी को $10 भेजना तो इतने बिटकॉइन बनेंगे, वो ऐसे बीटीसी कुछ करके बनेंगे। तो अगर ये डोमिनेशन नहीं होती तो मैं एक ही बिटक भेज सकता और एक ही बीटीसी खरीद सकता। एक से नीचे मैं खरीद नहीं सकता। तो अभी तो एक बीटीसी की प्राइस $42,000 चल रही है, तो मुझे तो $10 का खरीदना है बीटीसी, तो मैं इन डोमिनेशन की वजह से खरीद सकता हूँ। सर जो आजकल आइस टोकन चल रहे हैं, मैं टोकन्स के बारे में ज़्यादा देखता हुआ है। ये जो आजकल जो टोकन चल रहे थे, मैं इनके बारे में ज़्यादा देखता नहीं, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी डाउन है। जब मार्केट हाइप में आएगी तो थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, वैसे नहीं देखता। तो आइस टोकन के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन आइस टोकन को हम देख सकते हैं। अभी एक ऑर्डी टोकन भी आया है जो कि बिटकॉइन ऑर्डिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके भी प्राइस आजकल बहुत हाई जा रहे हैं। चलिए, आज का सेशन में बस इतना ही था कि हम लोग ने आज एक ट्रांजैक्शन करनी सीखी। टेस्ट नेट के बारे में, ये आप लोग असाइनमेंट के आप टेस्ट नेट बनाएं मेटामास्क पे, क्योंकि अभी मैं बनवाऊंगा तो उसमें बहुत सारी डिटेल है। अगर आप लोग खुद से बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपका असाइनमेंट भी है। तो उसमें आप लोग कम से कम 0.2 ईथर तो आप उसमें डिपॉजिट करवाएं अपने टेस्ट नेट जो वॉलेट है क्रिप्टो के अंदर। तो आप लोग वो एड्रेस एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, और उसमें पैसा आप लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देखिए, इसके प्राइस अभी इतने चल रहे हैं, और मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या टोकन। चलिए, आज की क्लास इतनी ही थी, और अगर किसी को क्वेश्चन है वो पूछ लें मुझसे, फिर 10 मिनट में हम लोग क्लोज करते हैं। जी पूछें, औसैफ रहमान। असाइनमेंट ये है कि आप लोग को मैंने मेटामास्क पे सिर्फ अभी वॉलेट बनाना सिखाया है, लेकिन मेटामास्क में हम लोग टेस्ट नेट वॉलेट भी बना सकते हैं। अभी जो हमारा इथेरियम मेन नेट है, आपको टेस्ट नेट पे वॉलेट बनाना है। देखिए यहाँ पे आप गोल्डली आपको दिख रहा होगा, इथेरियम शो टेस्ट नेटवर्क। आपको टेस्ट नेटवर्क बनाना है। ऑलरेडी अगर आपने बनाया है तो ये ऑलरेडी बना होगा, देखिए गोल्डली ये बना हुआ है। मेरे ये तो मेरा पुराना अकाउंट है, इसमें पहले से ईथ पड़े हैं। आप लोगों को क्या करना है, गोल्डली एक अकाउंट बनाना है। ये टेस्ट नेट है ईथ का, गोल्डली इसका एक अकाउंट बनाना है और इसमें पैसे डिपॉजिट कराने हैं। 0.2 इथीरियम या 0.1 इथीरियम भी अगर आप करा लेते हैं तो काफ़ी है। हाँ सर, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनवा देंगे या कम्युनिटी।
सर सॉलिडिटी कब से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट आज से करवाना था, लेकिन हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। तो आप लोग सॉलिडिटी के बारे में थोड़ा डिस्कवर करेंगे, सॉलिडिटी है क्या? आपने इसमें डिपॉजिट करवाए थे जी, मोहम्मद कमाल, इसमें एक मैंने कुछ डिपॉजिट करवाए थे, इसमें एक होता है फॉसेट करके, तो आपको सर्च करना पड़ेगा फॉसेट्स वगैरह क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ असाइनमेंट आपका, कि फॉसेट से आप लोग ये पैसे इसमें डलवा सकते हैं, और ये टेस्ट नेट के होंगे, इसको आप रियल वर्ल्ड में विड्रॉ नहीं कर सकते। सर वॉलेट बनाने का ओवरव्यू देते हैं, देखें आप लोग मेटामास्क की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वो क्रिप्टो वॉलेट है, बस आपको उसको बनाना है और उसके बाद एक सीड फ्रेज आएगा, आपको बस उसको सेव करके रखना है, आपका वॉलेट बन जाएगा। सर अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसमें पैसे कैसे लाएं, तो यही तो आपका असाइनमेंट है कि आप लोग को पैसे उसमें कैसे लाने हैं। आप गूगल पे सर्च करिए कि मेटामास्क में हम लोग टेस्ट नेट वॉलेट कैसे बनाते हैं, उसमें पैसे कैसे डालते हैं, ये सब आप लोग का असाइनमेंट है। सर कैन वी मेक अकाउंट ऑन बाइनेंस फ्रॉम पाकिस्तान, जी बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर सीएनआईसी वगैरह वैलिडिटी देनी पड़ती है अपनी, अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ है तो आप बना सकते हैं। सर क्या सर्च करना है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन देखें आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग गूगल पे उर्दू में भी सर्च करें, या उर्दू में भी आपको आ जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश में सर्च करें कि हाउ टू मेक मेटामास्क वॉलेट, हाउ टू मेक टेस्टनेट वॉलेट ऑन मेटामास्क, हाउ टू डिपॉजिट ईट इन टेस्टनेट इन मेटामास्क, ऐसे करके थोड़े थोड़े वेरिएशंस लाए, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए अब हाफिज़ कहने का टाइम आ गया है। होपफुली आपको ये सेशन जो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉलिडिटी वगैरह मतलब रियल प्रोग्रामिंग में स्विच होंगे, और हम लोग पहले तो हम लोग फ्रंट एंड पे ब्लॉकचेन से कनेक्ट करेंगे, ब्लॉकचेन का डेटा हम अपने फ्रंट एंड पे मंगवाएंगे, फिर हम लोग सॉलिडिटी पे जाएंगे।